गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आज आपकी कई सारी क्लासेस होनी है। आज और कल थोड़ा सा हैवी रहेगा आपके लिए, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि इस महीने के एंड तक आपको मैं फ्री कर दूँ पूरे तरीके। और कंप्यूटर में मैं ये भी चाह रहा था कि कंप्यूटर की क्लासेस थोड़ी सी प्रायोरिटी पे चलती, जिससे कि आप चीज़ों को जल्दी पूरा करते। अदरवाइज अगर पेपर आपका मान लेते अप्रैल में होता, तो उस केस में कंप्यूटर का कोर्स में मार्च में भी लेके जाता। जैसे हफ्ते में 2-3 क्लासेस रख के, बट क्योंकि पेपर आपका मार्च में ही है, तो इसलिए मैं क्लासेस थोड़ी ज़्यादा ले रहा हूँ, जिससे कंटेंट का भी आपका लॉस ना हो और जो आपके पेपर ओरिएंटेड चीज़ें वो आप तक पहुँच भी जाए टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है? तो आज हम शुरू कर रहे हैं कहानी एमसीक्यूज़ की। मैंने आपको कहा था कि सैटरडे वाली क्लास में जो है हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ आपके साथ इस सेशन में। एंड थोड़ा-सा एक आपको पूरा प्लान बता देता हूँ आज का। देखिए, 10 से लेकर 12 बजे तक आपकी कंप्यूटर की क्लास चल रही है प्लस पे। उसके बाद 1 से लेकर 3 बजे तक आपकी कंप्यूटर की क्लास है प्लस पे। इसके बाद 4 से लेकर 6 आपकी जीके की क्लास होगी प्लस पे। ये 2-2 घंटे की 3 क्लासेस होंगी। उसके बाद शाम को स्पेशल क्लास होगी 7 से 7:45 तक। ये एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें जीके की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद 8 से लेके 8:45 आपकी दूसरी क्लास होगी। ये भी एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है जी? ये आपका पूरा प्लान रहेगा आज का। कल का प्लान और बता देता हूँ। दिस इज फॉर सैटरडे, दिस इज फॉर संडे। सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक आपकी एक क्लास होगी, जो कि आपकी जीके के एमसीक्यू की प्लस क्लास होगी। फिर 1 से लेकर 3 बजे तक आपकी क्लास होगी, जो कि कंप्यूटर की प्लस क्लास होगी। इसके अलावा शाम को कोई क्लास नहीं है। जी हाँ, आपको भी हैप्पी शिवरात्रि। चलो, शुरू करते हैं कहानी। देखिए, जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो हमारा मोर देन 90% कंप्लीट हो गया है। जो छुट-पुट चीज़ें बची हैं, वो मैं आपको जो बचा हुआ कोर्स है उसके अंदर कराऊँगा। वो कैसे कराऊँगा, कब कराऊँगा, कहाँ कराऊँगा, मेरी टेंशन है। आपको उसके बारे में नहीं सोचना, वो ऑलरेडी प्लान्ड है। छोटे-छोटे स्कैटर्ड चीज़ें कुछ बची हुई हैं, वो आज की क्लास आप लगाओगे तो आप समझ जाओगे कुछ पोर्शन मैं इसमें आपको पूरा करा दूँगा, कुछ पोर्शन कैसे करा दूँगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आप अब प्रैक्टिस की तरफ फोकस करेंगे। एंड इस क्लास में कोई ऐसा टारगेट बिल्कुल भी नहीं है कि 100 सवाल करेंगे या 50 सवाल करेंगे। इस क्लास में जो भी सवाल करेंगे उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यानी ऐसा टारगेट नहीं है कि 500 एमसीक्यूज करा देंगे इस कोर्स में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया सवाल लेके आया हूँ। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये आपकी जो क्लास है, दिस इज नॉट अ टेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो थ्योरी आपने पढ़ी है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो उसी में से सवाल ले आऊँ जिससे कि आप खुश हो जाए, सारे के सारे टिक कर दें। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि अगर थ्योरी ये है तो एमसीक्यूज ऐसे हो, जिससे कुछ नया सीखने को भी मिल जाए और साथ में थ्योरी की प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि तभी तो पर्पस है ना इस क्लास का, कि आपको कुछ एमसीक्यूज ऐसे देखने को मिलेंगे जो जिसकी थ्योरी हमने कवर नहीं करी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वो इंटेंशनली डाले गए हैं और वो इंटेंशनली वहां नहीं कराए गए थे, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे स्कैटर टॉपिक है, तो उन्हें हम एमसीक्यूज के अंदर कवर करेंगे। ठीक है? एमसीक्यूज नोट करने की मेरे हिसाब से नीड नहीं है साधु। जो क्लास पीडीएफ है उसे विद एनोटेशन डाउनलोड करके उससे रिवाइज कर लेना। शुरू करें दोस्तों। बातें बातें इसलिए इतनी ज्यादा करी है क्योंकि एमसीक्यू की पहली क्लास है, तो थोड़ा आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल नहीं होंगे। ये मैंने आपको इस कोर्स की पहली क्लास में ही बता दिया था कि इस कोर्स के अंदर जो सवाल आपको कराए जाएंगे वो इंग्लिश के अंदर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी। ठीक है? इस क्लास के शुरू में भी आपको मैं बस क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है? देखिए, कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप इस कोर्स में यहाँ तक आ चुके हो तो कुछ इंग्लिश के शब्द आपको समझ आ गए होंगे। उन्हीं इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है? मैं एडवांस में बता रहा हूँ, कहीं किसी को लगे कि अरे सर ने पहले नहीं बताया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने क्लास नंबर 1 में भी बताया था। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इस क्लास में जितने सवाल होंगे वो सिर्फ अंग्रेजी के सवाल होंगे। क्या हम शुरू करें? अच्छा, इंग्लिश से इतना बैर क्यों है? जब आपके पेपर में 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं, जब आप में से आधों की पोस्टिंग साउथ इंडिया में होनी है, मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगा प्रैक्टिकल तरीके। आप में से कई सारे लोग कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में जाके जॉब करने वाले हैं, जहाँ पर इंग्लिश के सहारे ही आपको जीना होगा, क्योंकि आपकी हिंदी तो वहाँ अधिकतर लोग नहीं समझेंगे। तो फिर इंग्लिश से ऐसा भाग क्यों रहे हैं? इंग्लिश को अपनाइए, अभी आपके जीवन का हिस्सा है। बिकॉज़ जितने भी लेटर्स आप लिखेंगे अपने डिपार्टमेंट में जाके अगले 32 से 35 साल में, अधिकतर इंग्लिश में ही है। समझ रहे हो? जो भी आपका काम है एसएससी से जो सिलेक्शन लेते हैं, मान लेते हैं आप सीएसएस में जाते हैं तो आप लेटर्स लिखते हैं वहां पर, तो लेटर्स इंग्लिश में ही लिखोगे। तो इंग्लिश से भागिए मत, इसे अपनाइए। ये आपके जीवन का हिस्सा है। कंप्यूटर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूँ, ओपन माइंड रखेंगे। ये टेस्ट नहीं है, ये सीखने वाली क्लास है। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। पोल खोला गया है। अब उम्मीद के बिल्कुल विपरीत सवाल आया होगा आपके सामने। नमस्ते जी। आपको लग रहा होगा मैं पूछूंगा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं। देखिए,
समझा दूं सवाल को। द सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसे शेड्यूलिंग बोले शेड्यूलिंग बोले एक ही बात है, इज क्या, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप एक इंसान है और आपको मैं काम देता हूं, आपका काम है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना, पूरे तरीके समझ लेना, अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं एमसीक्यू के रूप में कवर करा रहा हूँ। तो ये काम बड़ा सिंपल है क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। बट अगर मैं आपको एक काम दे दूं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाके वहां से कोई सामान आपको लेके आना है, और साथ में ये जो सी पॉइंट है यहाँ से आपको मिल्क लाना है 2 लीटर, उसके बाद डी पॉइंट जो है आपको यहाँ से जो है ब्रेड लेके आनी है, ये जो ई पॉइंट है आपको यहाँ से जो है फोटो स्टेट में निकल करने को दी थी वो डॉक्यूमेंट लेके आना है, यहाँ पर ई पॉइंट पे जाकर जो है कुछ काम करना है, एफ पॉइंट पे जाके कुछ काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा बनाना एक प्लान। उस प्लान में आपको सब कुछ सीक्वेंस में डालना होगा। जब हम शाम को सामान लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्लान बनता है, क्योंकि 4-5 चीजें लानी होती हैं, तो आप पहले यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इस तरीके पूरा मैप बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही चलता है। अगर आप कंप्यूटर खोल के बैठे हैं बस, तो वहां पर मान लेते हैं आपने पीपीटी खोली हो, तो कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा लोड नहीं है, उसे बस एक पीपीटी खोल के बैठना है। बट जैसे इस समय मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर में इस समय कम से कम 4-5 पीपीटी खुली है, उसके बाद पीडीएफ्स खुली है, कई सारे फोल्डर्स खुले हैं, कई सारी एक्सेल्स खुली हुई है, पेंट खुला हुआ है, ये गूगल क्रोम खुला हुआ है, इसके अंदर कई सारे टैब्स खुले हुए हैं, जिसमें एक अनअकैडमी का टैब खुला हुआ है, साथ में मेरा माइक वगैरह इससे कनेक्टेड है, कैमरा कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है, ये पेन टैब कनेक्टेड है। तो क्या मेरे कंप्यूटर को प्लान बनाना होगा किस तरीके चीजों को करना है? क्या उसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं, कि कई सारे काम एक साथ करने की क्षमता रखना? मल्टी मतलब मैनी, टास्क मतलब काम, ठीक है। अब ये कंप्यूटर के अंदर सीक्वेंस बनता है प्लान का। जब आप प्रिंट देते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने प्रिंट दी एक फाइल, वो फाइल थी 100 पेजेस की। अब जब आप दूसरा प्रिंट देते हैं ना, चाहे वो 2 पेज का प्रिंट हो, जब तक ये 100 पूरे नहीं होंगे तब तक ये 2 पेज का प्रिंट नहीं निकलेगा। ये बात आप जानते हैं ना, आपने कभी खुद प्रिंटिंग करी है कहीं पर भी, चाहे अपने ऑफिस में करी हो या आपने अपनी लाइफ में कहीं स्कूल वगैरह में करी हो, तो आप इस बात को जानते हो कि अगर आपने एक प्रिंट कमांड दे दिया, तो जनरली स्पीकिंग पहले वो पूरा होगा। वो अलग बात है, कंट्रोल पैनल में जाके आप उसे पॉज कर दो, ये वो उसकी बात नहीं कर रहा। जनरली स्पीकिंग कंप्यूटर पहले जो काम उसे दिया गया उसे पूरा करता है, साथ में फिर वो दूसरा काम बाद में करता है। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर को देखो, सेम कंप्यूटर को, और आप इसे कह दो कि 4 टैब खोल लें, तो चारों टैब को एक साथ खोलता है। यानी आप गूगल क्रोम में क्या करो, गूगल क्रोम आपने खोल लिया, आपने वहां का कोई लिंक कॉपी कर लिया, यूआरएल। अब आपने क्या करा, कंट्रोल सी, कंट्रोल टी, कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से तो आपने क्या करा, उसे कॉपी करा। कंट्रोल टी से आपने न्यू टैब खोला, और कंट्रोल वी जो है उससे आपने उसे पेस्ट कर दिया। फिर कंट्रोल टी, फिर कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल टी, फिर कंट्रोल वी। इस तरीके आपके मान लेते हैं गूगल क्रोम में 11 टैब खुल रहे हैं। तो क्या 11 की 11 टैब्स ऑलमोस्ट एक साथ खुलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आपने कमांड इस तरीके दिया कि खटखट खटखट खुलते चलेंगे और वो एक साथ धीरे धीरे लोड होंगे। थोड़ा सा समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली काम चलेगा। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो मल्टीटास्किंग को शेड्यूल करता है कि पहले कौन सा काम होगा, दूसरा कौन सा काम होगा। वो करता है एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। याद है ना आपको, मैंने एल्गोरिदम प्रोग्राम के बीच में फर्क बताया था। एल्गोरिदम एक सेट ऑफ रूल्स होता है, जिसे जब आप फॉलो करते हैं तो कोई काम पूरा हो जाता है। अब कितने तरीके के एल्गोरिदम होते हैं मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपका कंप्यूटर जो है मल्टी कोर कंप्यूटर होता है। अगर एक सिंगल कोर वाला होता तो वो एक काम एक समय पे कर पाता। बट हमारे पास जो है वो बढ़िया कंप्यूटर्स है, तो उसमें कैसे चलता है कि शेड्यूल कर देता है वो काम को। जैसे कई तरीके के एल्गोरिदम होते हैं। पहला एल्गोरिदम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहला काम है, जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद ही दूसरा काम लगेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सब अलग अलग एल्गोरिदम हैं जो हमारा कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द टास्क फॉलो करता है। तो कल को आपसे पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा एक एल्गोरिदम नहीं है, या एफसीएफएस की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए एफसीएफएस इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम। ठीक है, ये सबसे सिंपल टाइप की एल्गोरिदम है, सिंपलेस्ट टाइप, कि जो पहले आया वो बस काम पूरा हो जाएगा, बात खत्म। दूसरे नंबर पे शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, नाम से ही आप समझ जाएंगे शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट का मतलब क्या है, कि उसे अंदाजा होता है कि सबसे कम समय में कौन सा काम पूरा होगा, वो सबसे पहले उस काम को पूरा कर देता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मान लेते हैं आपने कोई डेटा कॉपी करने पे लगा रखा है, कॉपी के बाद आपने उसे पेस्ट करा है, वो पेस्ट होने में जो है मान लेते हैं अभी उसे 3 मिनट बाकी है। साथ में आपने क्या करा, एक कोई पीडीएफ खुली हुई थी, आपने उसे क्लोज कर दिया। तो क्या ये टास्क नंबर 1 और ये टास्क नंबर 2 है? कंप्यूटर के लिए तो इसे क्लोज करना भी एक टास्क है। तो अगर एफसी एफएस से मैं चलूंगा, तो पहले ये काम पूरा होगा फिर ये काम होगा, जो कि देखो थोड़ा सा गलत है। अपना नुकसान है, हम बैठे थोड़ी रहेंगे। अगर मान लेते हैं 2 GB डेटा कॉपी होना है, तो ये तो 10 मिनट तक पीडीएफ ही क्लोज नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा, एसजेएन का इस्तेमाल करके शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, पहले इस काम को पूरा कर देगा, उसके बाद इसे चलाएगा। क्या आप बात को समझ पाए? ये अलग अलग एल्गोरिदम है, कंप्यूटर अपने हिसाब से जज करेगा क्या कब करना है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, कई बार क्या होता है, आपके पास मेल्स आते हैं बहुत सारे। अब आपको तो पता ही नहीं होता उनमें से कौन कौन सा काम पूरा करना है, तो कई कई मेल्स में लिखा होता है इंपॉर्टेंट। वो मेल्स जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो खुद कहते हैं कि पहले हमें देखो।
ऐसे ही जब आप ऑफिस में जाएंगे, कल को सरकारी नौकरी करेंगे ना, तो वहां पर आप कई सारे लोगों को मेल भेजेंगे, कई सारे मेल्स आपके पास आएंगे। अब सबको पता है कि दिन में कम से कम 20 मेल आने हैं, और एक आदमी 20 के 20 काम एक दिन में पूरा कर नहीं सकता। तो अगर कोई 21वां मेल ऐसा आता है जिसमें ऐसे लाल रंग का एरो बना होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रायोरिटी काम है। थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा काम है जिसकी फाइल 15 दिन के बाद जानी है, तो चलो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा काम है जिसकी फाइल कल तक ही जानी है, तो उसके आगे ऐसा एक तीर बना आ जाता है, ये प्रायोरिटी आप सेट करके दूसरे इंसान को मेल भेज सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है कि प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं आप काम में। रीड करके बताता हूँ। द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस ईच प्रोग्राम अ प्रायोरिटी, दिस कुड बी बेस्ड ऑन हाउ मच मेमोरी। समझ गए ना क्या लॉजिक है? जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो पहले पूरा होगा। समझ पा रहे हैं? जी हाँ रमेश, क्या आपको प्रायोरिटी समझ आ गई? प्रायोरिटी कंप्यूटर डिसाइड करेगा, वो उसकी मर्जी है किस तरीके। कई बार क्या होता है, ज्यादा मेमोरी वाले काम को वो पहले पूरा करता है जिससे मेमोरी फ्री हो जाए। कई बार वो छोटे मेमोरी वाले को जल्दी करता है, इससे फटाफट से वो बैकग्राउंड में काम निपटते रहे। तो ये कंप्यूटर का काम है जज करना कि वो किस तरीके काम को करना चाहता है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, वेरी क्लोज टू शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। लेकिन ये जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का मतलब है ऑलरेडी कोई काम चल रहा है। जैसे आपने एक जगह से कुछ कॉपी करके पेस्ट करा था, ये ऑलरेडी रनिंग है, इसमें 3 मिनट बचे हुए थे। आपने क्या करा, दूसरी जगह से कुछ और कॉपी करके कुछ और पेस्ट कर दिया, इसमें सिर्फ 40 सेकंड लगने हैं। समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? तो वो देखिएगा रिमेनिंग टाइम इसमें कम है, पहले इसे पूरा कर दो। वेरी सिमिलर टू शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? आप जिस उम्मीद से इस क्लास में आए थे, ये क्लास वैसी नहीं है। आप सोच रहे थे बैठ के हम रैम करेंगे, रोम करेंगे, ये वो क्लास नहीं है दोस्तों। ये प्लस का कोर्स है जिसके आपने पैसे दिए हैं, और आपका मेंस का पेपर है, तो उस तरीके आपको पढ़ाया जाएगा। ये स्कूल का कोई आपका पेपर नहीं है कि वो टाइम पास वाले सवाल कराए जाएंगे, वो भी कराए जाएंगे क्योंकि वो आपके पेपर में वो हल्के सवाल भी पूछेगा। बट पहला सवाल ऐसा रखा है जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए क्लास का लेवल क्या है। क्या आपको पूरे तरीके एल्गोरिदम समझ आ गई? मैंने अभी तक आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व समझाया है। शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, और एक होता है राउंड रॉबिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राउंड रॉबिन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, समझाता हूँ। मतलब इंपॉर्टेंट पेपर के लिए नहीं है, कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर इसका काफी इस्तेमाल करता है। राउंड रॉबिन समझते हैं आप क्या होता है? राउंड रॉबिन का मतलब होता है, ए इंसान जो है, मान लेते हैं इसके पास एक बंदूक है, इसने इस बंदूक को कर रखा है बी की तरफ। बी इंसान के पास एक बंदूक है, इसने इसे कर रखा है सी की तरफ। और सी इंसान के पास एक बंदूक है, उसने इसे कर रखा है ए की तरफ। अब सोच के देखो कि कोई भी किसी को भी नहीं मार पाएगा क्योंकि एक लूप में फंस गए हैं। समझ पा रहे? यानी ए अगर बी को मारता है तो बी पहले ही कह देगा नहीं मैं सी को मार दूंगा, और सी कह देगा मैं मरूंगा तो मैं ए को मार दूंगा, यानी फंस चुके हैं। थोड़ा सा समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? राउंड रॉबिन ये होता है एक तरीके का। गुड मॉर्निंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, आर शेड्यूलिंग। टाइम ऑन द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड टाइम स्लाइसेस। जो भी कंप्यूटर के पास टाइम है उसे उसने कुछ हिस्सों में तोड़ दिया। टाइम स्लाइसेस आर एलोकेटेड टू ईच प्रोग्राम इक्वली एंड साइक्लिकली। दिस मींस इफ वी हैड अ लिस्ट ऑफ 3 प्रोग्राम्स रनिंग, द सीपीयू वुड रन, पहले थोड़ी देर प्रोग्राम 1 पूरा होगा, फिर प्रोग्राम 2, फिर प्रोग्राम 3, फिर प्रोग्राम 1 2 3 1 2 3। बीच में क्या होगा, अचानक 2 पूरा हो गया तो 1 3 1 3 1 3, फिर मान लेते हैं 1 पूरा हो गया तो ओनली 3। समझ गए? यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3, फिर 1 2 3, फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर देखा कि इतनी देर में 2 पूरा हो गया तो 1 3 1 3 1 3, फिर देखा 1 पूरा हो गया तो 3 3 3, काम पूरा हो गया। क्या आपको लॉजिक समझ आया? बताइए। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है उसके अंदर जो कंप्यूटर के पास टाइम है उसे वो 3 हिस्सों में तोड़ देता है। यस ओडीपस, बिल्कुल। लेकिन ये शब्द पता होना चाहिए क्योंकि पेपर ये शब्द देगा, ऑल्टरनेट लिख के नहीं देगा, इस वजह से मैंने आपको ये शब्द बताया है। चलें आगे दोस्तों। एक और होता है मल्टी लेवल क्यूज। मल्टी लेवल क्यूज इसमें कैसे चलता है मैं आपको इसे रीड करके बताता हूँ। देखिए, कई तरीके से हम टाइप वाइज चीजों को तोड़ देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं सबको एक साथ रिवाइज करा दूंगा एक सिंगल पेज पे। पहले एक बार इसे सुन लो, ठीक है? मान लेते हैं कंप्यूटर हमारा जो है उस वो क्या करता है, जितने भी काम उसके पास है उसे अलग अलग टाइप के हिसाब से तोड़ देता है। जैसे कि मान लेते हैं कंप्यूटर के अंदर कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स है, कुछ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स है, तो इसने इन्हें तोड़ दिया। ठीक है? अब जो ए तरीके के काम थे और बी तरीके के काम थे, इसने इसे तोड़ दिया। और ए तरीके के जितने भी काम थे इसने इसे लाइन से लगा दिया, बी तरीके के जितने भी काम थे इसने इसे लाइन से लगा दिया। One algorithm will determine how CPU time is split between these queues। यानी कितना समय इसे दूंगा, कितना समय इसे दूंगा। पूरे तरीके समझा दूंगा, चिंता मत करो, एक बार पहले पूरा सुन लो। फॉर एग्जाम्पल, वन पॉसिबिलिटी इज दैट द क्यूज हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड प्रोग्राम्स इन हायर प्रायोरिटी क्यूज ऑलवेज रन बिफोर दोज इन लोअर प्रायोरिटी क्यूज। अब ईच क्यू में एक नई एल्गोरिदम लगेगी जो डिसाइड करेगा इस काम को कैसे पूरा करना है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आप एक एसएससी एस्पिरेंट है, आपका मेंस का पेपर है, आपके पास मैथ्स भी है पढ़ने को, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है और जीके भी है। सबसे पहले तो आपको इसे, जो आपका काम बचा हुआ है, इन्हें 4 हिस्सों में तोड़ना होगा और देखना होगा जीके में क्या क्या बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 टास्क बचे हुए हैं। इंग्लिश में आपको देखना होगा ए बी सी डी बचा हुआ है।
रीजनिंग में आपको देखना होगा एक्स वाई जेड बचा हुआ है, और आपको मैथ्स में देखना होगा 1 2 और 3 आपका काम बचा हुआ है। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप कैसे अपना दिन की शुरुआत करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि इनमें से सबसे पहले मैं किसे पढ़ूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जनरली बच्चा मैथ्स को पढ़ता है, उसे लगता है मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर जीके को पढ़ता है, कोई इंग्लिश को पढ़ सकता है, कोई रीजनिंग को पढ़ सकता है, कोई कंप्यूटर को पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसे ये डिसाइड करना होगा कि इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है आपका पहले पॉइंट में। आपने सबसे पहले इन्हें अलग अलग टाइप के हिसाब से तोड़ दिया, जैसे मैंने ए और बी में तोड़ा। उसके बाद क्या करा आपने, उसके अंदर एक क्यू बना दिया जीके के काम का, एक क्यू बना दिया मैथ्स के काम का, ऐसे एक क्यू बन गया इंग्लिश का, एक क्यू बन गया रीजनिंग का, ठीक है। अब वन एल्गोरिथम विल डिटरमाइन हाउ सीपीयू टाइम इज स्प्लिट बिटवीन दीज क्यूज। समझ पा रहे हैं? इसके बीच में कैसे टाइम टूटेगा, आपने अपना प्लान बनाया, 3 घंटे मैथ्स करूंगा, 2 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे जीके और कंप्यूटर आधा घंटा, एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा कि वो जो आधा घंटा आपको मिला था कंप्यूटर का, या 2 घंटे मिले थे मैथ्स के, उनमें से इनमें सबसे पहले अलजेब्रा करूंगा, फिर मान लेते नंबर सिस्टम करूंगा, उसके बाद जो है कुछ और करूंगा। थोड़ा सा लॉजिक आपको समझ आया? क्या ये मल्टी लेवल एल्गोरिदम हो गई? सबसे पहले लेवल पे आपने चीजों को तोड़ा है टाइप के हिसाब से, दूसरे लेवल पे आपने सिंगल टाइप के अंदर जो क्यू बना रखी है, जो लाइन बना रखी है, उसके अंदर टाइम को तोड़ा है, इसलिए इसे मल्टी लेवल क्यूज बोला जाता है। मैं आपको फिर से एक बार सारी बता देता हूँ। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम है, मान लेते हैं काम है 1 2 3 4 5, कंप्यूटर को 5 काम पूरे करने हैं। अब पहला तरीका होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड वाला। ये कहता है कि जैसे जैसे काम मेरे पास आएगा वैसे वैसे मैं उस काम को पूरा कर दूंगा, भले ही वो उस काम की लेंथ, लाइन, इंपॉर्टेंस क्या हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये चलता है फॉर एग्जांपल जब आप होटल में जाते हैं, जब आप मान लेते हैं कुछ खरीदते हैं, तब वहां पर ये चलता है ना। बैंक्स में जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे टोकन सिस्टम चलता है। जैसे जैसे आप अंदर आते जाएंगे आपको टोकन मिल जाएगा, फिर आप काउंटर पे चले जाएंगे, है ना। इसी तरीके जब आप छोले भटूरे खाने जाते हैं संडे की सुबह, जो है मान लेते हैं दिल्ली में आप कहीं गए, आपका मन होगा छोले भटूरे खाएंगे लस्सी के साथ, ठीक है। तो वहां पर ये चीज चलती है कि आपने टोकन ले लिया, अंदर से टोकन का नंबर आपने देखा और आपको वो छोले भटूरे देता गया। जैसे बार्बर शॉप पे भी दिव्यांश जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, वहां पर भी ऐसे ही चलता है कि जो पहले आएगा उसके बाल पहले कटेंगे। अब उसने सिर्फ बाल कटवाने हैं, उसने शेव भी करानी है, उसने फेशियल कराना है, ब्लीच करानी है, वो उसके ऊपर है। समझ पा रहे हैं बात को? क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड आप पूरे तरीके से समझ पाए? दूसरे नंबर पे जो आपका होता है वो होता है, मैं इसी सीक्वेंस में बताता हूँ जैसे मैंने फाइल दी, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। मान लेते हैं कोई वहां पर ऐसा बार्बर शॉप का एग्जांपल उठा लेते हैं, बार्बर शॉप का एग्जांपल उठाते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। उसके पास 5 कुर्सियां हैं, 5 ही इंसान है, ठीक है। ये पांचों इंसान आए हैं। अब उसमें एक ने कहा कि जी मुझे तो सिर्फ बाल कटवाने हैं, दूसरे ने कहा मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर, बाल भी कटवाने हैं, शेव भी करानी है, डी टैनिंग भी करानी है, उसे दुनिया भर की चीजें करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहेगा कि आप थोड़ी देर बैठो, पहले जो है मैं इसके बाल फटाफट से काट देता हूँ, शेविंग फटाफट से कर देता हूँ। ये है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। क्या आपको समझ आया? मैं चीजों को काफी सिंपल रख रहा हूँ बिकॉज ये सिंपल बातें ही पेपर में आपकी मदद करेंगी, टेक्निकल बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यानी यहाँ पर वो देखेगा कि इसमें शॉर्टेस्ट टाइम लगना है, सबसे कम टाइम किसमें लगना है, उस काम को पहले पूरा करेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, यानी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि आपके मम्मी ने भी आपको कोई काम दिया, आपके पापा ने भी, भैया ने भी और दीदी ने भी, तो आप उस केस में ये नहीं देखते कि कम काम कौन सा, ज्यादा काम कौन सा है। सबसे पहले आप अपनी मम्मी वाला काम पूरा करते हो, क्योंकि आपको पता है कि वहां नंबर बनाना जरूरी है। पापा वाला भी कर सकते हो, देखो पापी लोगों, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों अपने पर्सनल मम्मी पापा है, कोई टेंशन की बात नहीं, किसी का भी काम पूरा करो, बट भैया दीदी के काम से पहले इनका काम पूरा कर देना, क्योंकि इन्हीं के सहारे जो है रोटी मिलनी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना? मैं बहुत क्लियर भाषा में आपको चीजें समझा रहा हूँ, देसी एग्जांपल देके, जिससे पेपर तक याद रहे। चौथे नंबर पे शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग, शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग यहाँ पर लिख देता हूं मैं, शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग। इसमें यह है कि अगर कोई ऐसा काम बचा है जिसका कुछ ही समय में वो काम पूरा हो जाएगा, तो सबसे पहले आप इसे पूरा कर लो। मान लेते हैं कि आप किचन में हो, किचन में आप मैगी बना रहे हो, चाय बना रहे हो, साथ में बन रहा है मूंग की दाल का हलवा। अब आपके पास ये सारे टास्क आएगा और साथ में आपको कहा गया कि एक काम करो जरा, पराठे बना दो बढ़िया से। तो आप क्या करोगे, इनमें से किसी टास्क को खत्म करना है। अब आप उसे खत्म करोगे, आपको अपने जो स्टोव है उसका एक जो है जिसपे आप बनाते हैं उसे खाली करना है ना। 4 आपके पास मान लेते हैं वो थे, उसमें से इस पे चाय बन रही है, इस पे मूंग की दाल का हलवा बन रहा है, और इस पे जो है चावल बन रहे हैं, और इस पे मान लेते हैं जी बन रही है रोटी। तो आप इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले कौन सा टास्क पूरा हो सकता है, चाय वाला टास्क पहले पूरा हो सकता है, इसे फटाफट से पूरा करते हैं और इसकी जगह पे पराठे बनने लग देंगे। अब ऑब्वियसली ये लॉजिक से थोड़ा परे है कि जिस पे रोटी बन रही है उसी पे आप पराठे बनाएंगे, बट ऑब्वियसली एक एनालॉजी है, तो दिल पे मत लगाइएगा चीजों को, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? आगे चलते हैं। ये है शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग। उसके बाद आ जाता है राउंड रॉबिन, और उसके बाद आ जाता है आपका मल्टी लेवल। दोनों एक साथ ही लिख देता हूँ, राउंड रॉबिन और मल्टी लेवल। राउंड रॉबिन में आप समझ गए, आपके पास एक समय है, आपको थोड़ा 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 समय सबको देना है। ऐसा चलता है स्कूल में टीचर्स के साथ, जो छोटे बच्चों के टीचर्स होते हैं, मान लेते हैं उनकी क्लास में जो है 25 बच्चे हैं,
अब उनके पास जो क्लास है उसमें उन्होंने मान लेते हैं उनके पास 45 मिनट्स का एक पीरियड है जिसमें उन्होंने पहले 20 मिनट्स बच्चों को पढ़ा दिया, समझा दिया। फिर जो 25 मिनट्स है ना, वो हर एक बच्चे के पास जाके 1-1 मिनट देके उसे होमवर्क उसकी कॉपी में लिख के देते हैं। या समझ पा रहे हैं? हर एक बच्चे के पास वो जाएँगे और उसकी कॉपी में होमवर्क को लिख के देंगे कि आज आपने जो है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखनी है। फिर दूसरे बच्चे के पास गए, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, आप समझ पा रहे हैं? एक सीक्वेंस में वो सबके पास विज़िट करेंगे। थोड़ा-थोड़ा आप समझ पा रहे हैं? ऑब्वियसली दीज़ आर एग्ज़ाम्पल्स, तो ये एग्ज़ैक्ट फिट नहीं होंगे, सिर्फ समझाने के लिए दिए जा रहे हैं। शॉर्टेस्ट जॉब और शॉर्टेस्ट टाइम में जो फ़र्क है, पहली बात तो दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। दिव्यांश, जब कोई काम शुरू होने से पहले हम जज करते हैं तो एसजेएन, कोई काम शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो हम देखते हैं कितना टाइम उसमें बचा हुआ है। समझ पा रहे हैं? जैसे कि आप मान लेते हैं एसएससी और यूपीएससी की तैयारी में, आपने एसएससी की तैयारी क्यों चुनी? बताओ? क्योंकि आपको लगा कि एसएससी की तैयारी जल्दी हो जाएगी, है ना? इसे दिल पे नहीं लेना, समझने की कोशिश करो, है ना? अब आप एसएससी की तैयारी में पड़ गए हैं, ऑलरेडी आप प्रोसेस में हैं, अब आपने देखा सीजीएल या सीएचएसएल या स्टेनो, आपने सीजीएल चुना। क्यों? क्योंकि आपको लगा सीजीएल तो ऑलरेडी रनिंग है, इसमें टाइम रिमेनिंग कम है इसकी प्रिपरेशन में, स्टेनो करूँगा तो उसके लिए मुझे शॉर्टहैंड सीखनी पड़ेगी, है ना? बहुत बच्चे इस चक्कर में स्टेनो नहीं बनते। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दिए हैं समझाने के लिए। क्या और राउंड रॉबिन आप जानते हैं? अभी समझाया मैंने आपको, मल्टी लेवल वाला मैंने आपको पहले ही डिटेल में समझा दिया था। देखिए आधा घंटा दिया है एक सवाल पे, क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये टॉपिक है। ठीक है? शायद नीतीश का सवाल था कि क्या थ्योरी पूरी हो गई? तो मैंने यही कहा था कि आंसर इसका येस एंड नो है। इस तरीके में आपको बीच-बीच में चीज़ों को पूरा कराऊँगा। अब आप देखो कि आपको चारों बातें समझ आ गई। मेरा कोई टारगेट नहीं है 100 सवाल कराने का, मैं आपको साफ बताऊँ। मेरा टारगेट है 10 सवाल कराऊँगा, बढ़िया से कराऊँगा, ठीक है? ऑब्वियसली 10 नहीं होंगे, ज़्यादा सवाल होंगे, समझाने की बात है बस। चलें आगे। ऑप्शन नंबर, देखिए सिंपलेस्ट पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे सिंपल। ऐसे ही चलता है ना दुकानों पे भी, जो पहले आया बस उसका काम पूरा होगा। ऐसे ही तो हम कहते हैं अरे भैया मैं पहले आया हूँ। जैसे हम जाते हैं टिक्की वाले भैया के पास, तो वहाँ पे यही तो लड़ाई होती है। अरे भैया मैं पहले आया हूँ, क्या कर रहे हो आप? तो कहेगा अरे नहीं बस इनका जो है 1 प्लेट पूड़ी लगनी है या 1 प्लेट जो है इनकी टिक्की लगनी है। अरे भैया ये क्या बात कर रहे हो? है ना? ऐसे ही तो चलता है वहाँ पे, ठीक है? एसजेएफ हो सकता है इन्होंने कुछ और बना रखा हो, जो मेनली एल्गोरिदम्स हैं, वो एसजेएन वाली चलती है। हो सकता है एक गलत ऑप्शन बनाया हो या एफ का कुछ और भी मतलब हो, ठीक है? मेरी नज़र में जो एल्गोरिदम्स हैं वो वही है जो मैंने आपको बताए हैं, मैंने कई सोर्सेज़ से देखा है। और हो सकता है इन्होंने कुछ क्रिएट करा हो ऐसे, ठीक है? गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। आगे चलते हैं जी। ये भी हो सकता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, बिल्कुल ये भी हो सकता है जो श्वेता ने लिखा, बिल्कुल हो कई सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल विकास। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल ध्यान से पढ़िएगा। पोल खोला गया है। अब ये कंप्यूटर का मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है बस ये। ये आप जानते हैं ना क्या है ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है? बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स, बहुत सारी वर्टिकल लाइन्स बन गई, तो एक ग्रिड बन गया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। बेटा अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए हैं, ये दूसरा ही क्वेश्चन है, ठीक है? ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो इन्हें मिलाकर जो आपका बनता है सिस्टम, उसे हम ग्रिड सिस्टम कह सकते हैं। जो ग्रिड सिस्टम के अंदर पॉइंट्स होते हैं, वो होते हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। ये जो पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे आपके घर की जो लोकेशन है उसको ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो ग्रिड सिस्टम के हिसाब से होंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड, वर्टिकल लाइन लॉन्गिट्यूड। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद क्लास लगा सकते हैं श्वेता, बिकॉज़ वो भी ज़रूरी है। बाकी ईयरफ़ोन्स का आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। हैप्पी शुभ रात्रि। प्रशांति से आप क्वेश्चन टैब में भेजो, मैं जाने से पहले देख के जाऊँगा। क्या ये सवाल गलत करने वाला था? आप मुझे बताओ। मैं इतनी देर से आपको ये सब बातें पढ़ा रहा हूँ। रिपीटिशन तो हमने कहीं बोला ही नहीं बेटा, रिपीटिशन से क्या मतलब है इसका? ऑब्वियसली देखिए पेपर में थोड़ा क्लोज़ देगा वो ऑप्शन। ऐसा आप मत उम्मीद करिएगा बहुत दूर ऑप्शन देगा। तो आपको अभी बताया है कि आप इसे शेड्यूल करते हो ना, देखो मुझे एक बात बताओ, अभी-अभी मैंने आपको जो बताया है, ये जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ा है? शेड्यूलिंग ही तो पढ़ाई है। ये जो क्वेश्चन आपका था इसमें शेड्यूलिंग ही तो लिखा है, तो फिर रिपीटिशन कहाँ से आ गया? ऐसे फँसना नहीं है देखो, ठीक है? वरना सारी मेहनत अपनी बेकार हो जाएगी। इस पूरे शेड्यूलिंग से एक सवाल आएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, है ना? अब वो एक सवाल भी अगर आप गलत करोगे तो हो गया फिर आधा घंटा अपना जीरो। चलो, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। हर तरीके के सवाल हैं, जो पेपर में आसान आते हैं वो भी लेके आया हूँ, जो मुश्किल आते हैं वो भी लेके आया हूँ।
ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए फोर्ट्रान इज फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ये आपके नोट्स में है सब कुछ, देख लिया मनोज। आप अगर लेट आए हैं मनोज तो इस क्लास का पहला सवाल की थ्योरी आप जरूर देखिएगा, मैंने 20 मिनट कम से कम उस पर डिस्कशन किया है, वो बहुत जरूरी सवाल है, वहां पे आपको इसका पूरा जो बातें बातें हैं समझ आ जाएगी। अगला सवाल, होल टाइम 25 कर देता हूँ, बताइए इसका आंसर क्या है। शांत दिमाग से सवाल को पढ़ के तब आंसर देना। मुझे बताओ कंप्यूटर के पेपर के लिए आपको पेपर में कितना समय मिलेगा, ये मैं सीजीएल मेंस वालों से बात कर रहा हूँ, कितने मिनट मिलेंगे? 15 मिनट। कितने सवाल आएंगे कंप्यूटर के आपके पेपर में? 20 सवाल आएंगे, इंटू 60/20, 45 सेकेंड्स हो गए, है ना। मैं कहूँ 40 सेकेंड्स मान लो, टिक करोगे, थोड़ा स्लाइड आगे जाएगी, है ना, वो सब चलेगा। आपको तो मैं पोल में 25 सेकेंड्स दे रहा हूँ, अगर आप पूरे 25 सेकेंड्स को भी यूज नहीं करना जानते तो आपने एंड में वेला बैठना है। आप सोच के देखो, खाली बैठोगे आप भाई, अगर आप हर सवाल का आंसर 10 सेकंड में दे दोगे तो आप 3 से 4 मिनट के अंदर खाली हो जाओगे, बाकी 11 मिनट क्या करोगे? इधर उधर देखोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? और उसमें दिक्कत क्या आएगी ना कि आपने जल्दबाजी करी, आपका एक या दो सिली जरूर होगी और उससे ही आपका सिलेक्शन रुकेगा। सो सजेशन है, टेक योर टाइम, ठीक है, टेक योर टाइम, समय लीजिए, आराम आराम से सवाल को पढ़िए, आपका सही आंसर आएगा। जो नहीं पता उसे स्किप कीजिए। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। चीजों को सॉर्ट करना मतलब उसे एक सीक्वेंस में लगाना, जिससे कि आप उसे जिस सीक्वेंस में देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अपने स्कोर को सॉर्ट करते हैं, तो हम हाईएस्ट टू लोएस्ट जाएंगे तो सबसे ऊपर रैंक 1 का स्कोर आ जाएगा, सबसे नीचे लास्ट रैंक वाले का स्कोर आ जाएगा, तो उसे सॉर्टिंग बोला जाता है। अगला सवाल, स्टिल हिमांशु 40 सेकेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत होता है 40 सेकेंड्स। देखिए ऑन एन एवरेज 40 सेकंड्स में हिमांशु आप मैथ्स का सवाल बनाते हैं। नहीं पीएमवाईटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 बार सवाल को पढ़ी, जैसे आपने इसे देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज नॉन वॉलेटाइल, तो नॉन वॉलेटाइल पूछा, फिर ऑप्शन देखे डी रैम, एस रैम, रैम, रोम, फिर आपने देखा कि क्या फर्क है इनमें, फिर आपने टिक करा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ गई। वैसे भी सिंपल था, देखो रैम जो है वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसके अंदर आपको जब आप रीस्टार्ट करते हैं अपने सिस्टम को तो जो डेटा होता है वो हट जाता है, डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। रोम के अंदर ऐसा नहीं होता। रोम जैसे हमारे मोबाइल का जो स्पेस होता है, डी और एस में डायनामिक स्टैटिक वाला फर्क है, बस स्पीड का फर्क आता है दोनों में आयुष्मान। बाकी आपको इसके लिए क्लास नंबर 1 या 2 या 3 वाली देखनी होगी। रोम जो है वो नॉर्मल जैसे हमारे फोन में फोटोज वगैरह है, वो रीड ओनली मेमोरी, यानी आप इसे वहां पे रख सकते हैं और ये रीस्टार्ट होने पर भी नहीं हटेगी। आगे चलते, डायनामिक बार बार रिफ्रेश होती रहती है आयुष्मान, और स्टैटिक वैसी की वैसे ही रहती है। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, फुल फॉर्म वगैरह सब बताई जा चुकी है। आपके पास जब फुर्सत हो तो आप देख लीजिएगा। कल संडे वाली क्लासेस शो नहीं हो रही है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। लिख भी देता हूँ, रिवीजन में आसानी रखेगी। मैंने शायद एक्सचेंज बोल दिया, इंटरचेंज हो। पेन थिन है क्या? ओके, अब ठीक है क्या? ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? संडे वाली क्लासेस शो नहीं हो रही, ओके। तो आप सही कह रहे हैं, अभी वो क्लासेस ऐड नहीं हुई है तो मैं उसे ऐड कराता हूँ, आप चिंता ना करें। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए ओपेरा जो है वो एक वेब ब्राउजर है, तो ये एंड्रॉयड, विस्ता, आईओएस ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपेरा नहीं। ठीक है पंडित, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ मोर कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम्स? पोल खोला गया है।
ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस समझने के लिए आपको कल वाली क्लास देखनी होगी, लास्ट क्लास देखनी होगी दिव्यांश। अभी के लिए शॉर्ट में बताता हूँ। ब्राउजर आपको वेब पेज पे लेके जाता है, वेब ब्राउजर है वो। सर्च इंजन आपको वो वेबसाइट या वेब पेजेस के लिंक्स प्रोवाइड करता है। आपको कल वाली क्लास देखनी होगी। पंडित आप इस क्लास में आइए करीब 11:30 बजे के आसपास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखिए ये सवाल बहुत आसान सवाल है, ये 100% सही होने वाले सवाल है। अगर आप इन्हें गलत कर रहे हो तो फिर आप इसका मतलब ध्यान से सवाल को नहीं पढ़ते हो। देखिए आपसे पूछा गया आपके कैसे किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट तो आपके ऑथेंटिसिटी के लिए होते हैं, कि अगर किसी कागज पे डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उसे वेरीफाई कर सकते हो अपने पीडीएफ के अंदर कि हाँ भाई ये साइन असली है या नकली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं, निखिल सर की क्लासेस नहीं चल रही हैं बेटा, अभी सिर्फ मेरी और शुभम सर की क्लासेस चल रही हैं आपके लिए। 1 मिनट रुकिए, आप सेशन में बने रहिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ना सवाल को पढ़ के एलिमिनेशन लगाया करो कि क्या हो सकता है। पीडीए है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये एब्रीविएशंस हैं, बस आपको पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। अगला सवाल। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। देखिए आप सवाल को ना ध्यान से पढ़ा करो, फिर आपने वही गलती करी है। आपने सोचा नहीं कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आपको इतना समय देना होगा सवाल को। जैसे जनरली ऐसे ओनली ओनली वाले तो आंसर नहीं होते हैं कि सिर्फ नेशनल सोर्सेज को इन्फॉर्मेशन, ये तो गलत होते हैं। ओनली यहाँ पे भी लिखा तो ये तो चांसेस है कि नहीं होगा। टू ओनली रिसीव, रिसीव करके क्या करेगा, आगे भी भेजेगा ना। टू ट्रांसमिट या टू रिसीव एंड रीडायरेक्ट। देखिए कम्युनिकेट करने में क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जैसे हम आपस में इस समय कम्युनिकेट कर रहे हैं, आई एम द सेंटर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू आर द रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम है, ये सैटेलाइट लगी हुई है। यहाँ पर मैं अपने घर में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, वहां पर आप अपने घर के अंदर बैठ के जो है क्लास को लगा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाकर फिर उसके बाद आप तक पहुंच रही है। तो अगर आप यहाँ पर एक सैटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हो तो ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है और उसके बाद उसे रीडायरेक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हैं? रिसीव एंड रीडायरेक्ट जो है बेटर आंसर होगा रादर देन ट्रांसमिट। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। रुद्र फिलहाल के लिए आपकी हम ही दोनों एजुकेटर्स क्लासेस लेंगे, बाकी कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब सवाल आपको एब्रीविएशंस के अंदर दिए हैं मैंने, वैसे भी आपको पता होने चाहिए इन जनरल। एमएस डॉस यही है। अगला सवाल। बढ़िया सवाल है ना। देखिए 3 फिंगर सैल्यूट क्या होता है, ये तो सुना ही नहीं, तभी तो करा रहा हूँ बेटा, क्लास क्यों ली जा रही है। 3 फिंगर सैल्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए ये बस ऐसी एक टर्म बना दिया गया है। आप अपने कंप्यूटर के अंदर जब कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाएंगे तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। आजकल के विंडोज में डायरेक्टली टास्क मैनेजर नहीं खुलता, वो एक स्क्रीन आ जाती है जिसपे आप चाहे तो लॉक कर सकते हैं, चाहे तो टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। मतलब एक ऐसी स्क्रीन आ जाती है जिसपे आप चाहे तो कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, या चाहे तो आप वहाँ पे स्लीप पे डाल सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। उसी को कंप्यूटर की भाषा में इन लोगों ने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट के कॉम्बिनेशन को 3 फिंगर सैल्यूट बोला हुआ है। यानी आप अपने हाथों के 3 फिंगर से जो है इन तीनों कीज को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे। अब देखिए ये जो सवाल है इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचेंगे तो आपको आ जाएगा। ये वो सवाल है जो पता है तो पता है, वरना नहीं पता।
ठीक है, यानी इसके लिए तो क्लास लगानी ही पड़ेगी या किताब से पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन आएगी तभी हम इस पे टिक कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। रीस्टार्ट भी आप यहीं से जाके कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। अगला सवाल, मैं रीड नहीं कर रहा आपके लिए क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ आप खुद रीड करें। एक मिनट रुकिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये एग्जैक्ट बात आपको मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर। अ डैश इज अ कंप्यूटर अप्लायंस राउटर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड यानी आपका कंप्यूटर और दुनिया के बीच में बैठता है। यहाँ पर दुनिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर है, इसके बीच में जो है ये दीवार ही फायरवॉल। ठीक है जी। ये क्लास आपकी कब तक चलेगी? ये क्लास आपकी चलेगी करीब करीब 11:30 बजे तक। एमसीक्यूज होंगे गुरु, 11:30 11:15 तक। उसके बाद आपके डाउट्स लिए जाएंगे, फिर आपको फ्री कर दिया जाएगा। मोटा मोटा ये क्लास जो है आपकी करीब 90 मिनट के आसपास के एमसीक्यूज इसके अंदर कराए जाएंगे। डाउट मैं बिल्कुल लूंगा, क्योंकि मैं क्लास भी साथ से चेक करा रहा हूँ कि ऐड क्यों नहीं हुई है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ये सवाल भी 2% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, मदरबोर्ड आंसर दे रहे हैं। अरे पापियों, खुदा का खौफ करो, सुबह सुबह इसीलिए उठे हो स्पैमिंग करने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, सीपीयू। देखिए, एक बाइट बोले तो 2 निबल, बोले तो 8 बिट्स। तो अगर कोई कहता है 1 निबल, तो वो बराबर होता है 4 बिट के, और वो बराबर होता है हाफ बाइट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके पेपर के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है आपके साथ। अगर आप अब भी इसे गलत कर रहे हैं तो उसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। ये पूरे तरीके आपकी गलती है। मैं तो बिल्कुल क्लियरली ब्लेम आप पे डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे जिस तरीके पढ़ा है उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बन सकता। आपको एक बार अपने नोट्स को या फिर अपनी फाइल्स को रिवाइज करना होगा। सब डेटा वहाँ क्लियरली आपको लिखा दिख जाएगा। अगले नंबर पे जो सवाल है, ये एक ही सवाल ऐसा आया है, फर्जी सवाल। उसके बाद ऐसा सवाल एसएससी ने रिपीट नहीं करा है, बट क्योंकि एक सवाल आया है तो मैं इसे कराना चाह रहा हूँ। एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है लोगो नाम की, उसका जो कर्सर है ना, वो ऐसा पॉइंट जैसा अपना तो ऐसा दिखता है, एरो जैसा, ऐसा नहीं दिखता, ये अलग दिखता है। बस आपको वो बताना है वो कैसा दिखता है जी। ये मैं एमसीक्यूज में करा चुका हूँ, स्पेशल में या प्लस में भी एक आध बार, बट सोचा कंप्यूटर का कोर्स है तो यहाँ भी करा देता हूँ। ठीक है, ये फैक्चुअल सवाल है, इसका कोई सेंस नहीं है, बट क्योंकि एसएससी ने एक बार पूछा है अपने पेपर में, तो मैंने सोचा मैं आपको करा देता हूँ। अगला सवाल, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से सवाल को पढ़ना। पोल खोला गया है, अब आराम आराम से अच्छे से सवाल को पढ़ो। बहुत बढ़िया आंसर दिया। देखिए, पूछ रहा है वैलिड फेजेस ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस बनाने का जो पर्पस है वो है एग्जीक्यूट करना उस पाप को जिसके लिए वो पापी बना है। तो एग्जीक्यूशन तो एंड में होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। देखिए, कंप्यूटर वायरस का जो जीवन है वो चल शुरू होता है डोरमेंसी से, जब वो बहुत समय तक शांत पड़ा रहता है हम सबके कंप्यूटर्स में, हमें पता भी नहीं लगता कि वो है।
उसके बाद अचानक वो क्या करता है, फैलता जाता है और आगे प्रोपेगेट करता रहता है ना। आपको पता है कि आज इस फ़ोल्डर में है, कल उस फ़ोल्डर में है। एक टाइम प्रोपेगेट करना मतलब मूव करना, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, ट्रिगर होगा। वो कमांड उसे मिल गया जिसके बाद वो जो है एग्ज़ीक्यूट हो सकता है। तो फाइनली वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, यानी उसे जो पाप करना है, वो उस पाप को करना शुरू कर देगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आपका स्वागत है आशीष। आप बताइए, कुछ जानना चाहें, कुछ आपका डाउट हो क्वेश्चन टैब में भेजिए। बाकी इस कोर्स को अगर आप मेंस के लिए लगा रहे हैं, तो क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, स्पीड बढ़ा के। फाइल्स आपके पास अपडेट सेक्शन में, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अगला सवाल, यहाँ पर डैश है, ठीक है? क्लास ये सिमरन अभी करीब आप मान के चलिए आधा घंटा और चलेगी लमसम। क्या ये आपको पढ़ाया नहीं गया? 55% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ये आपको एग्जैक्ट चीज पढ़ाई गई है, और जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि ये सब चीजें बड़ी बेसिक है, लेकिन आपसे पेपर पूछेगा फिल इन द ब्लैंक बना के। सवाल को पढ़ते हैं, वो कहता है जो मतलब इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कहता है कि जो डेटा हमारे पास है वो सही है और कंसिस्टेंट है, जैसा चाहिए वैसा है। आप सोच के देखो, क्या वो सिक्योर वर्ड उसने कहीं क्वेश्चन में लिखा है? नहीं लिखा। इंटेग्रिटी का मतलब ही होता है एकाग्रता। उसका मतलब ये होता है कि जैसा था वैसा है। यानी अगर कोई पैकेट जोमेटो से, मैं मान लेते हैं जोमेटो से मैंने कोई फूड ऑर्डर करा और वो मेरे घर पे आया है, तो मैं चाहूंगा कि वो इंटीग्रेट होके आए मेरे घर पे, जैसा था वैसा है। समझ पा रहे हैं बात को? इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, आगे चलते हैं जी। साहिल एक बार क्लियरली लिखे बेटा अपना डाउट दोबारा, एक सिंगल कमेंट में। रॉन्ग पोल खुला है शायद, कुछ और बात हो गया, अभी देख लेते हैं। क्या ये पूरा कंप्यूटर का कोर्स है, तो मैं क्या कर लूँ? साहिल ये कंप्लीट कोर्स है कंप्यूटर का, जिसके अंदर आप चाहे सीजीएल मेंस देने जा रहे हैं या फिर आगे आप कोई और एग्जाम देंगे जिसमें कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आप इस कोर्स को क्लास नंबर 1 से यहाँ तक लगा सकते हैं, ठीक है? ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमने कवर करा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो शुरुआत हुई है फर्स्ट मैकेनिकल करके, आपसे कैलकुलेटिंग डिवाइस पूछेगा तो आपका बेकस आंसर देना है। फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आप आगे चले थे। ये सब आपको याद है ना? नेपियर बोन्स याद है? ये सब चीजें, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे आप लोग, ठीक है? रिवीजन आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। ये एनीएफ मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, और उसके बाद फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये है विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, यूनिवैक। बताइए आप कहाँ फंसे हैं फिर? क्या था इस सवाल में ऐसा? सभी ने अलग आंसर कैसे दे दिया? कैसे फंसे आप, कहाँ फंसे? क्या रॉन्ग पोल था? फिर क्या सीखे इस बात से? रिवीजन। देखिए, आपको जो 100% कंटेंट दिया गया है, उसके अंदर से 90% आपको आता है, वो नहीं पढ़ना। सिर्फ 10% आपको बहुत अच्छे से रिपीट करके अच्छे से रिवाइज करना है, सिर्फ वो 10%। आपको फाइल खोलनी है, और जो हल्की हल्की बातें हैं उनकी तरफ देखना भी नहीं। सीधा आगे आके उन पेजेस की तरफ जाना है जो आपको क्लास में मुश्किल लगी थी, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये डेटा। इसे अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो पेपर में फिर तुक्के ही लगेंगे, फिर से आपका स्कोर जो है कम आएगा, फिर कोर्स का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। तो मेक श्योर आप चीज़ों को अच्छे से प्लीज पढ़ें, ठीक है? चलें आगे, क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे दोस्तों? चलो आगे चलते हैं। करीब 10 एक सवाल और बचे हैं, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस? हाँ बिल्कुल। देखिए, रैम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, ये आपके कंप्यूटर का हिस्सा होती है।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन हमने जब देखी थी तो वहां पर हमने इस चीज को समझा था। अगला सवाल। बिल्कुल सासू, सही बात है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया, आप बताइए आपने क्या हासिल कर लिया, जल्दी आंसर देंगे। आपने अपने 4 नंबर कम करा लिए। आपको पता नहीं है 4 नंबर कितने ज़्यादा होते हैं जब सिलेक्शन बाउंड्री पे होता है और आपको पता लगा कंप्यूटर की कट ऑफ के चक्कर में आप रह गए। आप बात को समझिए, अपना नुकसान मत कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सबसे बढ़िया तरीका होता है ऐसे में जिस तरीके से आपने आंसर दिया है वो। जब कुछ ना समझ आए ना, तो फिर ऐसे ही करना चाहिए कि जो अलग है वो आंसर है। बहुत बार ये चीज़ काम कर जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए सबसे पहले वेटेड कोड क्या होता है, कोई आइडिया आपको इसका है? वेटेड कोड क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ। जब आप कोई काउंटिंग लिखते हैं 213, तो 213 के अंदर 2 और 1 और 3, इन तीनों की फेस वैल्यू क्या आपस में, फेस वैल्यू आप समझ रहे हैं, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1 है या 10 है? 10। बस कर दिया ना आप। फेस वैल्यू, फेस जैसा वो दिखता है वैसा वो है। इसकी फेस वैल्यू 1 है लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू 10 है। इसकी प्लेस वैल्यू 200 है और इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, तभी आप तीनों को मिला के 213 बनाते हैं। ये होता है वेटेड कोड, जिसमें पोजीशन के हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1101 लिखता हूँ ऐसे, तो ये सारे 1 की क्या वैल्यू सेम है? नहीं। ये जो पहले वाला है ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होता है। और जो सबसे पहले वाला है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है। ये 8, ये 4, ये 0 और ये 1। इसे भी मैं 1 ही बना देता हूँ और अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा बन जाएगा। ये भी 1 बना दिया मैंने, तो यहाँ मैं 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, है ना? तो इसका मतलब जो चारों 1 है वो अलग-अलग दिखते हैं। क्या ऐसा ही काम सेम आपका डेसिमल में भी होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी को ही इन्होंने बस ऑप्शन 2 और 4 मिलते-जुलते हैं। हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल, सब के सब वेटेड कोड्स हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो एक्सेस 3 कोड होता है वो पोजीशन के हिसाब से नहीं चलता, वो एब्सोल्यूट नंबर्स में चलता है। वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा बिकॉज़ अपने ऐसा कोर्स का वो हिस्सा नहीं है। वो अपने आप में बहुत अलग दुनिया का डेटा है, इसमें 3, 10 बहुत कुछ आता है। हम इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से इसे सॉल्व करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आपको वेटेड कोड समझ आ गया? कल को आपसे सेम क्वेश्चन देगा और कहेगा नॉन वेटेड कोड कौन सा है, तो आपका आंसर सेम होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या जो हम आम जिंदगी में डेटा यूज करते हैं डेसिमल वाला वो वेटेड है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपकी सैलरी में अगर कोई कहता है 17,000 है और कोई कहता है 71,000 है, तो सारा खेल ही इस नंबर का है आगे वाले का। पीछे में बड़ा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आगे की तरफ बड़ा नंबर होगा उसका फर्क पड़ता है। आगे चलते हैं जी। Related to computers, what is wetware? ओहो, दीपशिखा कोई बात नहीं। देखिए 1-2 नंबर का मतलब होता है कि आप बहुत करीब हैं, आपने कुछ सिली मिस्टेक करी है, जिस चक्कर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बस उन्हें दूर कीजिए। 1-2 नंबर से सिर्फ वो रह जाते हैं जो जल्दबाजी करके 1-2 सवाल गलत कर देते हैं। तो आप मेहनत करिए, इस बार हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल है दीपशिखा, अब जिसने इसमें स्किप करा होगा उसे मिला होगा 0, जिसने इसे स्किप नहीं करके तुक्का मारा होगा उसे मिला होगा माइनस का 1। ये वही 1 नंबर है दीपशिखा जिससे आपका सिलेक्शन रुका है। समझ रहे हैं? इसलिए अननेसेसरी गेसवर्क नहीं करना। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, छोड़ दो सवाल को। व्हाट इज वेटवेयर? अब देखो कितने पापी लोग हैं, इन्होंने पहले ही लिखा रिलेटेड टू कंप्यूटर। अब बच्चा तो कंप्यूटर को देख के ह्यूमन ब्रेन सोचेगा ही नहीं। वो खेलेगा तो ऐसे खेलेगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सर्किटरी में से कोई होगा, इनमें से तुक्का मार देता हूँ तो रिलेटेड टू कंप्यूटर लिखा नहीं। देखिए जो एक कंप्यूटर है, ये बात आपको रोहित ने भी बताई थी, शायद आपको याद होगा। कंप्यूटर को बनाया है इंसान ने, याद है क्लास में? अरे कोई मिल गया का रोहित, ठीक है? तो ह्यूमन ने बनाया है कंप्यूटर को। तो ह्यूमन और कंप्यूटर सिमिलर तरीके जो है काम करते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर सारे चिप्स, प्रोसेसर्स ये वो लगे होते हैं, क्या सेम तरीका हमारे दिमाग में होता है? इससे उल्टा भी आप सोच सकते हो। तो उसी को वेटवेयर बोला जाता है। यानी कंप्यूटर को अगर हम एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करेंगे, तो उस केस में हम देखेंगे कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कंप्यूटर के जैसा काम कर रहा है। ये आप डेफिनेशन भी देखिए, मैं आपके लिए गूगल की डेफिनेशन लेके आया हूँ, वेटवेयर की डेफिनेशन। ह्यूमन ब्रेन सेल्स
or thought processes regarded as analogous to or in contrast with computer systems. क्लियर डेफिनेशन आप समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ऐसा कहता है, वेटवेयर का मतलब ही ये है, ठीक है? जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, वैसे एक वेटवेयर भी होता है जिसे हम जिसमें आते हैं हमारे न्यूरॉन्स और हमारे थॉट प्रोसेस, ठीक है? चलें आगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ऐसा मैंने वैसा कुछ सुना नहीं है हिमांशु, एक बार चेक करना, मतलब वेटवेयर ही अपने आप एक टर्म है, एक बार चेक करके मुझे भी बताना अगर ऐसा कुछ होता हो तो। मेरी नजर में ऐसा कोई टर्म नहीं आया है। ये तो आपने सुना होगा, आज से 2-3 साल पहले जो है ये न्यूज में था, ये मार्क की वजह से और भी कई सारे लोग, अरे मार्क पता है ना, जुकू, वो कह रहा था कि ऐसा ऐसा कुछ करेंगे, ये वो, फिर पता नहीं सारी बातें कहाँ चली गई, कोविड आ गया। तो ये नेट न्यूट्रलिटी क्या है? हर कोई कहता है कि देखिए इस बात को समझिए, हम सब पूरे इंटरनेट पे जो डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं, हमारे को वहां पे कोई प्रायोरिटी नहीं बताएगा, जो प्रायोरिटी आनी चाहिए वो आनी चाहिए हमारे कीवर्ड्स से बस। यानी अगर मैंने लिखा है कुछ और आपने लिखा है कुछ, तो हम दोनों को सेम डेटा दिखना चाहिए, समझ पा रहे? अगर मैंने वहां पर मान लेते हैं लिखा है पीसीएम, पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल की बातें आनी चाहिए, ना कि कोई और डिसाइड करेगा कि भाई डेटा जो है वो कोई बड़ी साइट का पेश होगा, छोटी साइट का पेश होगा। यही है नेट न्यूट्रलिटी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल डेटा ऑन द इंटरनेट इक्वली। मान लेते हैं कि जो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एयरटेल, एयरटेल ने टाई अप कर लिया, मान लेते हैं जी, फेसबुक के साथ। अब आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको डेटा फेसबुक का सबसे पहले दिखेगा, तो क्या ये गलत नहीं है? आपको डेटा वो दिखना चाहिए जो आपके कीवर्ड के हिसाब से बेस्ट अवेलेबल ऑन द होल इंटरनेट रादर देन ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट। तो ये नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है ये कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको समझाया। इसलिए नेट न्यूट्रलिटी की अच्छी अच्छी बातें हैं अच्छे बच्चों वाली, कि जो डेटा अवेलेबल है वो सबके लिए एक बराबर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। सही बात है। अगला सवाल, बस 5-7 सवाल और हैं, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड टू डिसाइड द पाथ टू ट्रांसफर द पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन? देखिए कभी कभार क्या होता है, हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं, आजकल तो चलिए हम बड़े हो गए हैं, आज से कुछ समय पहले की बात करते हैं, दीपशिखा में समझाता हूँ। वहां पर क्या होता है कि कोई भी अपना जान पहचान का होता नहीं है, हमारे जो सीनियर फैमिली मेंबर्स हैं, भैया मम्मी, ये सब लोग, इनके अपने कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे बढ़िया होते हैं, ये वो सब इधर उधर चले जाते हैं, हमें कहते हैं जाओ तुम हमारे लिए चीला ले आओ। तो हम क्या करते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं, हमें अपना कोई दोस्त मिलता नहीं। अब वहां पर क्या होता है, एक ऐसा इंसान दिखता है जो पिछली बार भी कहीं दिखा था, जिससे हमारी कोई खास दोस्ती नहीं है, हमें वो पसंद भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्या हम उससे ही चले जाते हैं मिलने, और कहते हैं चीले से अपने को क्या मतलब, चलो पॉपकॉर्न लेने चलते हैं, है ना, या कोल्ड ड्रिंक में आइसक्रीम जरा डाल के देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा ही पेपर में भी होता है आपके साथ, जब आपको चारों ऑप्शन में कोई भी जान पहचान का ना दिखे, तो हो सकता है कहीं आपने सुना हो इनमें से एक के बारे में, वही आंसर होता है, बाकी ऑप्शन सिर्फ फंसाने के लिए होते हैं, ठीक है? देखिए वो आपसे कहता है विच एल्गोरिथम इज यूज्ड ब्ला ब्ला ब्ला। अब दीपशिखा आपके सवाल का आंसर, बाकी सब जबरदस्ती के ऑप्शंस हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि रिबूक, एबाबास, एबीबास, एडिबास, एबिडास, है ना? लेकिन असली जो है वो आपका क्या है, वो असली आपका रिबॉक है और आपका एडिडास है। ऐसे ही ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये जान के इन्होंने डेफिनेशन के हिसाब से सिमिलर से बनाए हैं, बट टेक्निकली राउटिंग का जो है मतलब वो ये होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला सवाल, जी हाँ हिमांशु, बाकी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए। अब देखिए जैसे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी वही सेम अभी जो कहानी सुनाई थी वो कहानी इस पे भी लागू हो सकती है। टाइमर इंक्रीज करो, ठीक है, 30 सेकंड कर दूंगा, चलो। अरे पापी, अब सॉरी बोलता है मनोज, अब तो मैंने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, आओ बैठ के बातें करें कुछ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा आपके पास ये पहले से कुछ लिखे हुए आते होंगे 4-5 कमेंट, वरना मतलब ये कोई टाइप नहीं, कोई कोई करेगा, ऐसा लिखा हुआ आता है क्या आपके पास? अच्छा ये भी लिखा आता है कि डिडंट अंडरस्टैंड, कंफ्यूज भी आता है? अच्छा तभी भेजते हैं लोग, कई बार तो मैं सेशन शुरू करता हूँ वो बच्चा भेज देता है डिडंट अंडरस्टैंड, अरे मैं कहा लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। अच्छा ठीक है ठीक है। विच मैकेनिज्म इज यूज्ड, मैं कहता हूँ अरे मेरा नाम ये है ऐसे, ओके डिडंट अंडरस्टैंड, अरे भाई रुक तो जा। ठीक है कोई बात नहीं।
विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर वायरस वर्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। देखिए एक बात बताइए, आपको डुप्लीकेट इटसेल्फ से हिंट नहीं लगा? कोई बता सकता है स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? बदल देना, स्वैप कर देना, ऐसे, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ा देना। स्पॉन का मतलब क्या होता है? अंडे देना, टू ले एग्स। ये तो मतलब है इसका, ये इंग्लिश के हिसाब से मतलब है। विश्वास नहीं करते, देखो पढ़ो जरा। स्पॉन का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट एग्स, ले एग्स, द एग्स ऑफ फिश, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि अपने आप को डुप्लीकेट कर देना, यानी एक चीज जैसी यहां पर है ऐसी हर फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। स्वॉर्म क्या होता है? स्वॉर्म ऑफ फिशेस, बहुत सारा झुंड एक साथ, ग्रुप, ये भी लेके आया हूं, ठीक है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े एक साथ उड़ के आ गए हैं। समझ पा रहे हैं? यानी आपको शाब्दिक अर्थ पे जाना है और वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, हिंदी वाले बच्चे ये उम्मीद ना करें कि उन्हें पेपर में यहाँ पर अंडे देना लिखा दिखा मिलेगा, यही मिलेगा सेम। समझ पा रहे हैं? पेपर में आपको स्पॉन ही, स्वॉर्म ही, स्वॉप ही लिखा हुआ दिखेगा। आप सोचे कि जो है कीड़ों का झुंड दिख जाएगा और यहाँ पर मछली के अंडे दिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यही शब्द आपको बस हिंदी में लिखे दिख जाएंगे। अच्छा दिव्यांश, अब समझे आप? मतलब चीजें जो है कैसे आपसे पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं और बस आपस में पलट जाता है डेटा। चारों के चारों के आपको पता है, वरना मैं आपको समझाऊं। बताइए 4 में से कितने आपको पता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, ठीक है। सारे पता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आपको समझाऊं, इन्हें फटाफट से समझा दूं, समझा देता हूं। देखिए समझिएगा बात को ध्यान से, बार बार हर चीज नहीं समझाई जाएगी। कंप्यूटर वायरस वाली क्लास देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? मैंने बड़ी मेहनत करी है वहां पे, उस क्लास को जाके रिवाइज कर लो, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। आगे चलते हैं। नहीं होना सीरियस नोट, सी दीपिका, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको उस क्लास के अंदर ना फोटोज से समझा रखा है। जैसे ट्रोजन हॉर्स है, वहां पे एक्चुअली मैंने घोड़ा दिखाया एक स्क्रीन पर एनसीईआरटी का। तो मैं ऊपर ऊपर से भी कितना भी बोल दूं, आपको समझ नहीं आएगा। जैसे की स्ट्रोक लॉगर है, ये आपकी कीज की, जो आप कीज प्रेस करते हैं उसके सीक्वेंस को उठा लेता है। लॉजिक बॉम्ब कंप्यूटर के अंदर तब तक बैठा रहता है जब तक एक एग्जैक्ट सिनेरियो क्रिएट नहीं होता। जब वो बैकग्राउंड में एक लॉजिक, एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है, तब ये काम करता है। वॉर्म आपको भी मैंने समझा दिया। ट्रोजन हॉर्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता, अचानक अंदर जाके अटैक करता है ना। बट क्लास को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो आप एक बार क्लास देख लीजिएगा। इजी सवाल था ये। सी प्लस प्लस, सी, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। लिनक्स और 98 7 मिलेनियम एक्सपी, कुछ भी लिखते रहो, 10 लिख दो, 11 लिख दो, ये सब जो है आपके क्या है जी? कोई बता सकता है व्हाट इज दिस? क्या कहते हैं इन्हें? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल। Which country has the largest internet users? डीपस्ट कॉन्सेप्ट ही हुआ। अच्छा श्वेता, कैसे फंस गए आप लोग? यूएसए तो हो ही नहीं सकता था, यूएसए रशिया में तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है, ठीक है। अभी चाइना है, लेकिन इंडिया काफी क्लोज है। आने वाले समय में इंडिया मेरे हिसाब से नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। इंडिया जो है नंबर 1 पे आ जाएगा कुछ सालों में। बट क्योंकि हैज लिखा तो प्रेजेंट टेंस आपको बताना है। ये लॉजिक समझ गए? जहां पे पॉपुलेशन नहीं है वहां पर कैसे इंटरनेट यूजर ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। यूएसए रशिया में इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है, चाइना इंडिया ही compete कर सकते हैं आपस में। अगर तुक्का भी मारना है तो इन दोनों में तुक्का मारेंगे हम लोग। यूएसए बहुत पीछे है, अपना देश आ जाएगा, चिंता मत करो। मैंने भी 2 फोन 2 लैपटॉप खरीदे मैं भी इंटरनेट यूजेज बढ़ा रहा हूँ, आप भी उधर से बढ़ाइए, नंबर 1 पे आएंगे हम इसमें। अगला सवाल। जी हाँ, नोटोरियस, वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेट प्लान्स अपने देश में है, बहुत इकोनॉमिकल। देखिए 500 रुपए के अंदर आप अनलिमिटेड वाईफाई अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल पीपल, मतलब इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता।
ऑल थैंक्स टू रिलायंस। ये आपको मानना होगा, एक एवरेज पर्सन, ये जो आप एजुकेशन सेक्टर में कर पा रहे हैं ना, ये जो आप हम, ये रिलायंस ने जो चेंजेस करे हैं ठीक है, हम तो पहले से कर पा रहे थे बिकॉज ब्रॉडबैंड पहले से सस्ता था। ये जो इंटरनेट, ये तारों वाले कनेक्शन है, ये पहले भी 1000-2000 के होते थे, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। ये लेकिन जो बच्चे क्लास को देख पा रहे हैं, ये जियो की वजह से है, आपको मानना पड़ेगा। बिकॉज जियो ने सस्ता करा तो बाकी सबने सस्ता करा, वरना ऐसे चलता था 98 रुपीज में 1 GB डेटा होता था, 199 में 2 GB, इस तरीके चलता था। तो मतलब ये बहुत ही अलग दुनिया थी। स्कूल कॉलेज के टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, कॉलेज के टाइम तब ऐसा होता था 99 रुपए में आप 1 GB डेटा डलवाएंगे। मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल आप जानते हैं, IMPS के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए IFS, अब पता नहीं किस रिस्पेक्ट में इन्होंने लिखा, IFSC होता है, जैसे IFSC इंडियन, कोई बता सकता है व्हाट इज दिस IFSC? चलो सी से कोड है, IFS बताओ। कौन भी है? डेफिनेटली PMYT, बिल्कुल, बहुत कौन से, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स कोड, ठीक है, आयुष ने सही लिखा है। ATMS, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इंटरनेशनल नहीं है सोमनाथ। IFSC तो वो होता है ना बैंक का, जो IFSC होता है जिसमें पहले 4 पे बैंक लिखा होता है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का CBIN है, फिर एक 0 होता है, फिर अगले 6 पे जो है ब्रांच होता है। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल। ओहो, ये कैसे गलत कर दिया? बिल्कुल होता है PMYT, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है ना। देखिए एक बात को समझिए, CPU में कुछ होता है नहीं होता अपने को पता है, ALU तो होता ही है ना, ALU तो होता ही है, ALU MU और CU ये सब तो होता ही है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए CPU के अंदर एक तो ALU होता ही होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सब होता ही होता है, मेमोरी भी होती है इसके अंदर, है ना। तो अब ये इसी तरीके रजिस्टर्स होते हैं जहां पर डेटा स्टोर होता है। तो ALU, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, इसके साथ साथ आपको और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। देखिए कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, इसका काम है चीजों को कंट्रोल करना, उनका मूवमेंट, उनको डेटा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उसे फेच करना, डिकोड करना, उसकी वजह से एग्जीक्यूट करना, ये काम है। ALU का काम क्या है आप जानते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका काम है कैलकुलेशंस करना, डिसीजन लेना, लॉजिकल ऑपरेशंस लगाना। फ्लो चार्ट वाली चीजें आपने पढ़ी होंगी ना, वो बैकग्राउंड में इसमें फ्लो चार्ट चलते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा, यस है तो ये, नो है तो ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। डैश परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड मेक्स लॉजिकल डिसीजन, कई बार आपका पेपर आपको दे चुका है, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाई स्पीड मेमोरी कंटेन्ड विद इन द CPU, ये लाइन ध्यान रखिएगा। डैश आर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाई स्पीड मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है, हाई स्पीड मेमोरी रजिस्टर, ठीक है। इसका काम है कि प्रोसेसिंग के समय जो डेटा चाहिए वो प्रोवाइड कर देना, बस इतना सा है। कैश के बारे में आप जानते हैं, कैश रैम और CPU के बीच की मेमोरी होती है। इसका काम होता है काम को जल्दी जल्दी पूरा कराना। डेफिनेशन रीड कर देता हूं पहले। कैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड रैंडम एक्सेस मेमोरी built directly within the processor. It is used to temporarily store data and instructions that the processor is likely to reuse. This allows for faster processing as the processor does not have to wait for the data and instructions to be fetched by the। क्या आपको बात समझ आ रही है? आप एक ही काम 10 बार करते हो तो क्या आप उसे बुकमार्क कर देते हो? इसी तरीके कंप्यूटर अगर एक ही काम 10 बार करता है तो वो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन को कैश में स्टोर कर लेता है, ठीक है, और वहां से डायरेक्टली उठा लेता है, तो स्पीड में चलती है। जी हाँ, रैम वॉलेटाइल होती है, ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो कैश है ये हाई स्पीड मेमोरी से जुड़ा है, रैम और CPU के बीच में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। और ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई पर्टिकुलर डेटा कंप्यूटर को बार बार चाहिए होता है, तो बार बार उसे तलाशने की जगह उसे अपने पास ही रख लेता है। क्या आपको समझ आया? फिर से बोलता हूँ, कैश से जुड़ी क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। ये रैम और CPU के बीच की एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो डेटा होता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। तभी आप नोटिस करोगे कि आपके फोन में कई बार कैश इकट्ठी हो जाती है, यानी आपके फोन में स्पेस नहीं है, तो आप क्या करते हो, जाते हो सेटिंग्स वगैरह के अंदर, एप्लीकेशन में कैश को डिलीट करते हो, ठीक है। आप इसे कैश बोले, कैची बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपको मुद्दे की बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जो कैश है इसे अगर आप डिलीट कर देते हो तो अगली बार जब आप उसे खोलते हो ना, तो वो स्लो खुलता है। कभी नोटिस करना, आप किसी ऐप की कैश को डिलीट करोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी हट जाएगी वहां से, वो स्लो खुलेगा, ठीक है। ऐसे खुलेगा जैसे वो पहली बार खुल रहा था, ठीक है। समझ पा रहे हैं कैश का क्या मतलब है? नहीं नहीं, वो देखिए पुनीत, बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे, वैसे इसे कैश बोला जाता है। बाकी अपनी कौन ही सुन रहा है पेपर में, आपसे कुछ भी बोले। क्या आप समझ गए CPU के बारे में?
ऐसी बसेस वगैरह भी होती हैं, क्लॉक होता है, ये सब ऐसे हम थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और कितने क्वेश्चन है? स्टोरी दिन की पहली क्लास है बेटा, 12 भी अभी बजे नहीं। बताइए कितनी जल्दी है आपको, कहाँ जाना है आपने? क्या कर रहे हैं आप लोग? अब मैं नहीं समझाऊंगा इसे, अभी बताया है। करीब 5 से 7 सवाल और बचे हैं। Dash is a type of computing that performs computation, storage and even applications। यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आएगी, आगे चलेंगे आप। एज अ सर्विस अक्रॉस अ नेटवर्क, मैं आपको इसे समझाता हूँ। एक गूगल स्प्रेडशीट में आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और उसके अंदर मैं आपको उसका एक्सेस दे देता हूँ, तो मैं अपने घर बैठ के उसके अंदर डेटा डाल सकता हूँ। आप अपने घर बैठ के डेटा डाल सकते हैं। कोई मेट्रो में बैठे वो डेटा ऐड कर सकता है, कोई चाहे तो उसमें से कुछ डिलीट कर सकता है, कोई चाहे तो उसमें से कुछ कॉपी करके अपने पास पेस्ट कर सकता है, कोई अपने पास पेस्टेड डेटा यहाँ पे कॉपी कर सकता है। यानी सब काम हवा में हो रहा है, क्लाउड में हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ये जो गूगल फॉर्म्स वगैरह भर के सबमिट करते हैं, ये भी एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा है। आप अपने घर बैठ के कोई डेटा देते हैं जो कि मेरे पास तक पहुंच जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो भी काम है अगर वो अक्रॉस अ नेटवर्क हो रहा है, देखिए जो एक्सेल पे आप काम करते हैं वो लोकल काम है, यानी वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा, वो आपके फोन तक भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो वो कहीं पर भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा होगा। अगला सवाल, ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए मनीष, आपका पेपर कौन सा है अभी? आपका सीजीएल का मेंस है या कौन सा पेपर है? वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर क्या? कुछ इशू हो गया था शायद, क्लास बीच में बंद हो गई थी, मैंने रिफ्रेश करा है। रुकिए जरा, अभी भी हल्का इशू आ रहा है। हाँ अब बताइए, वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर क्या? क्या इशू आ रहा है मुझे बताइए। क्या मैंने क्या पोल खोला था? कुछ कोई लोग कह रहे हैं गलत है, ए होगा। मैंने क्या पोल खोला था? क्या पोल सी खुला था? ठीक है। कितना परसेंट आया है सी का? मेरे पार्ट पे थोड़ा इशू आ गया था, आप मुझे बताइए अंदाजा कितना आया था? अरे इतना कम, लेस देन 30%। बाकियों ने क्या मार्क करा था? ऑप्शन नंबर ए वायरलेस वाला। क्या ए सही है? आप एक बार चेक कीजिए डेटा, कल की क्लास का डेटा है। ऑप्शन, क्या आपको अपनी गलती समझ आ रही है? आप फोकस कम कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से सीबीएसई के स्कूल के पेपर निकलते हैं, कॉलेज के पेपर निकलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकलते। ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पढ़ के कुछ फायदा नहीं होगा। आपको रिवाइज करना होगा, बैठना होगा, फोकस करना है। आपके साथ दिक्कत क्या है ना कि आप इधर मुझसे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उधर आप कहीं से कोई पीडीएफ जुगाड़ रहे हैं, उधर आप कोई और सेशन देख रहे हैं। आप 4 जगह से पढ़ने की जगह 1 या 2 जगह से अच्छे से पढ़ लो। भले ही मुझसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, मैं नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ जो आपको आपके लिए बेस्ट लगे वो पढ़ो, बट पहले वो कंटेंट अच्छे से तैयार कर लो। समझ रहे हो? अच्छी बात है, 4 नहीं 6 जगह से पढ़ना बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद कहता हूँ पढ़ो, इसी बहाने क्या होगा कि मैंने इतनी चीजें पढ़ाई हैं, किसने इतनी चीजें पढ़ाई हैं, किसने इतनी चीजें पढ़ाई हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट टाइम है क्या अपने पास? नहीं है। सेकेंडली, क्या पहले जो एक एजुकेटर ने पढ़ा रखा है वो पूरा हो गया? ये तो अनअकैडमी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप मल्टीपल एजुकेटर से सेम चीज पढ़ो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पढ़ो का मतलब ये होता है कि पहले एक जगह से कुछ पढ़ा तो उसे पूरा करो, उसके बाद कहीं मूव ऑन करो, तब जाके आपको फायदा होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं टेलीग्राम से पीडीएफ उठा के डाउनलोड कर ली तो अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि ये देखिए तुक की बात है, ये डेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कल परसों की क्लास में, अब आप इसे गलत कर रहे हैं, ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा? अगली बार सीटें आएंगी, लेकिन हो सकता है इतनी ना आए, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो अगर आप इस बार भी फोकस नहीं हो, आप दिक्कत में हो। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं वो अपनी पूरी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीएचएसएल में इस कोर्स से बहुत ही कम आना है। मैं आपको बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं है कि आप मेरे कोर्स में आओ बैठो, मेरे को चाहिए आपका पेपर क्लियर हो। रुपेश, कम से कम 150 को टारगेट करिए, 150 नंबर आने चाहिए मॉक्स में, मैं ऐसे ही सोचता हूँ।
मैं 110 भी इसमें रिस्क लेके पेपर देने क्यों जाऊँ? 140, 150, 160 है तो मजा है। करिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। राम, आपके लिए भी सेम बात है। वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिमोट सेंसिंग डेटा इन एज इन ये आपको पता है ना, थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? आपने मैप्स अगर देखे होंगे तो कई तरीके के मैप्स होते हैं। तो ये पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड यूज से हटाते हैं, पहले आपको समझाता हूँ ये क्या है। आपने कोई ऐसे मैप देखे जिसमें कहीं से कोई लाल है, हल्का फिर ऑरेंज है, हल्का सा पीला है? कुछ मैं फोटोज ऐड कर देता तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसे ही ओरली समझा दूँ। जैसे आपने सॉइल्स के मैप देखे होंगे, या फिर आपने ये अर्थ को एक प्रोन जोन्स वाले मैप्स देखे होंगे, तो इसमें दिखाते हैं भाई यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, तो वो थीमेटिक मैप्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ वर्ड लेंथ इज क्या? अच्छा ठीक है, 222। आयुष, सीजीएल की बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं, 222 किस में बन रही है? मिलीमीटर, मीटर तो ना देते आंसर, खुदा का खौफ करते थोड़ा। ये मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं आप लोग? इनमें से ही कोई होगा। अच्छा, सी एच सेल में, ठीक है, अच्छी बात है, सीजीएल पे आप फोकस रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, सॉरी, बिट कुछ भी नापे, बिट में ही नापते हैं आप। बाइट तो बाइट जो है या निबल है वो बिट के ही तो दूसरे दूसरे रूप है। उस पेपर को देने जाए बिन्नी जिसे क्लियर करने के चांसेस मैक्सिमम है। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है जी, ये इस क्लास का आखिरी सवाल है, इसे कराकर मैं इस क्लास को एड करना चाहूंगा। देखिए, आपने एक चीज सुनी होगी, पहले पोल पूरा हो जाए। मर्ज, मर्ज करके लिखा होता है ऊपर, आपको मैंने दिखाया भी होगा कई बार। इसका आंसर मर्ज होना चाहिए था। द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू सेल्स इनटू अ सिंगल सेल्स इनटू अ सिंगल सेल इन एक्सेल इज नोन एज क्या? मर्ज होना चाहिए, है ना? वो ऑप्शन में तो है ही नहीं, अब क्या करें? कॉनकैटनेट, ये सही होगा। ये भी मर्ज जैसा ही काम करता है, बट दिस इज नॉट मर्ज, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब पहले तो बात करते हैं, अगर मुझे इसे सॉल्व करना था तो मैं कैसे करता? ऐड, अब देखिए, कंबाइनिंग टू सेल्स इनटू अ सिंगल सेल, जैसे कि मैंने पहले में लिखा है आर, दूसरे में लिखा है मैंने ए, और मैं इसे सिंगल सेल में चाहता हूं, तो ऐड तो नहीं करूंगा, सम भी नहीं कर सकता, एवरेज भी नहीं लगा सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर होगा। पेपर में इन सब लॉजिक्स का इस्तेमाल आपको करना होगा। ठीक है, मर्ज और कॉनकैटनेट में जो फर्क होता है वो होता है किस तरीके कंबाइन करते हैं। मर्ज जनरली एक छोटा काम करता है एज कम्पेयर टू कॉनकैटनेट। आप इसमें और कई तरीके से कंबाइन कर सकते हो, जैसे मर्ज में कुछ सर्टेन लिमिट्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने एक सेल को मर्ज करा, आप उसे दूसरी जगह फॉर्मेटिंग में चिपकाएंगे तो हो सकता है वो उसे एक्सेप्ट ना करे। कॉनकैटनेट में और कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं। इन शॉर्ट, इस सवाल का आंसर मर्ज भी हो सकता था, बट एज पर द ऑप्शन इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 कॉनकैटनेट। सम क्यों नहीं होगा? देखिए, सम आप करते हैं वैल्यूज का, जैसे कि आप 10 और 12, ये आपने दो अलग अलग सेल लिखे हुए हैं। अगर मैं इन्हें मर्ज करूंगा ना बेटा, तो मर्ज में क्या बचेगा बताओ? इस डब्बे में, इस डब्बे में बचेगा सिर्फ 10। जब मैं इसका सम करूंगा ना, तो तीसरे डब्बे में आएगा 22। आप फर्क समझ पा रहे हैं क्या है? मर्ज करने में अगर आप अलग अलग सेल्स को मर्ज करते हो, दो सेल्स है, इसमें लिखा है 24, इसमें लिखा है 2, तो जब आप दोनों को मर्ज करोगे तो पहली बार में एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपसे कहेगा कि दोनों में से एक ही डेटा बचेगा। जो ऊपर वाला डेटा होता है ना दीपशिखा, वो बचता है। ये अपना इसका एक लॉजिक है एक्सेल का। यानी इन दोनों में अगर आप इन्हें मर्ज करके लिखोगे तो यहाँ 24 बचेगा। समझ पाए? यानी अगर मान लेते हैं अलग अलग सेल्स है जिसमें ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, तो मर्ज करने पे ए ही बचेगा। इसका रीजन ये है कि एक्सेल उस तरीके बनाया गया है। लेकिन जब आप सम करोगे तो ये इनका टोटल होगा। जैसे इसका टोटल तो कुछ भी नहीं आ सकता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख के आ जाएगा, लेकिन इसका टोटल करोगे तो 10 प्लस 12 22 आ जाएगा। क्या आपको फर्क समझ आया सम में और ये मर्ज में? मर्ज में चीजों को चिपका देता है बस, तो ये सेम आएगा। राहुल, कॉनकैटिनेट करने पर भी आपका यही बनेगा जो मैंने मर्ज वाला समझाया, सेम बनेगा। कॉनकैटिनेट में और ऑप्शंस होते हैं मर्जिंग के, कई तरीकों से आप मर्ज कर सकते हो। मर्जिंग में थोड़ा सा छोटा इसका मर्जिंग का डोमेन होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ऊपर वाला आता है क्वेश्चन की टॉप लेफ्ट आता है, जनरली आप करके देखेंगे आप समझ जाएंगे। मर्जिंग और ऐड करने में जमीन आसमान का फर्क है। मर्ज का मतलब होता है दीवारें हटा देना बस, जोड़ने वोड़ने से उसका कोई मतलब नहीं है। कि अगर एक दो सेल्स हैं जिसमें एक लिखा है और यहाँ 1 करोड़ लिखा है, तो मर्ज होने के बाद एक आएगा बस यहाँ पे। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी वैल्यूज क्या है, जो ऊपर वाला सेल है वो उसे एक्सेप्ट करता है। प्रोग्रामिंग इस तरीके करी गई है चीजों की। ठीक है, यहाँ पर ये क्लास आपकी कंक्लूड होती है। दोस्तों मुझे बताइए, जो आपकी पहली एमसीक्यू क्लास थी कैसी लगी आपको? आई होप आपको सीखने को मिला होगा। ये आपकी उम्मीदों से अलग क्लास थी ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें उतने आसान सवाल नहीं थे। ये रैम की फुल फॉर्म, रॉम की फुल फॉर्म बताओ, वो सब भी कराऊंगा, लेकिन कोशिश करी है कि आपको थ्योरी से अलग भी कुछ सिखाया जाए। ठीक है, आई होप आपको ये जो कोर्स है अच्छा लग रहा होगा। मैंने बड़ी मेहनत से इस कोर्स को जो है बनाया है, क्योंकि मैं देखिए
या तो कोर्स नहीं लाता, या लाता हूँ तो मैं बहुत एफर्ट अपना भी लगाता हूँ, आपका भी लगाता हूँ, तब जाके कोर्स लाता हूँ। ठीक है, आप सभी का इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर योर रिकॉर्ड, ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है, जो जाना चाहे जा सकता है। अब मैं आप सभी के डाउट्स लूंगा, रेजर हैंड लूंगा, और उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा। ठीक है, लीडर बोर्ड जो है आप सबको मैं दिखा देता हूँ, रेजर हैंड अभी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी क्लास 1 बजे होगी, हम उस क्लास के अंदर भी प्रैक्टिस करेंगे। हमने 40 क्वेश्चन यहाँ कवर करे हैं, शायद किसी एक आध का पोल गलत खुला था, वो आप देख लेना। दिशा सॉरी धनी, आपके 37 सही हैं, यूजर 35 सही हैं, क्लियर लीडर्स हैं आप दोनों, बहुत बढ़िया। अखिल, अंकित, भूपेश, हिमांशु, मानस 31 ईच सही है, बहुत बढ़िया। युवराज, प्रीति 30 सही है, श्वेता आपके 29 सही है। ऐसे ही आप अच्छे से तैयारी करते रहें। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। आप सबसे 1 बजे मेरी मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू। बेटा आनंद, मैं समझता हूँ ये आपके साथ गलत हुआ है, आप अपनी आवाज उठा के देख सकते हैं अपने साथ वालों से बात करके, बाकी लेकिन मैं, आप भी जानते हैं कि इसमें यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी तरफ से मेल वगैरह करके देख सकते हैं, और बाकी साथ साथ आनंद ये कहूंगा कि आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ। मतलब जो प्रैक्टिकल बात है वो बस मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी साथ में एफर्ट करो, क्या पता आपके लिए भी कुछ रखा हो एसएससी के पास। अब मैं एक एक करके डाउट्स ले रहा हूँ, रेज हैंड उठा रहा हूँ। देखिए सिमरन, सबसे पहली बात, जो मॉक टेस्ट बन रहे हैं वो बड़े रैंडम से बन रहे हैं, यानी पेपर ही हो सकता है आपका जो पेपर एक्चुअल में आए वो इससे अलग पेपर आए, तो बहुत ज्यादा घबराने की नीड नहीं है। 260 270 वाली रेंज एक ठीक ठाक रेंज है, बहुत बुरी रेंज नहीं है। हाँ, डेफिनेटली 300 के आसपास होगा तो और कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर ही थोड़े से अजीब बन रहे हैं, जैसा कि आप लोग मुझे बता रहे हैं आगे, तो घबराने की बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो टॉपिक्स आपके वीक है बस उन पे आप काम करते रहिए, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और डाउट में ले लेता हूँ। बेटा डेटा जो है मुझे विजिबल नहीं है, कुछ टाइपिंग से जुड़ा है, ये मैं समझ पा रहा हूँ, तो आपको इसे थोड़ा सा क्लियर फोटो मुझे भेजना होगा। एक और आया है आपका, कुछ टीयर 2 का है, मैथ्स में 70 है, रीजनिंग में 76 है, ठीक है, इंग्लिश में ठीक है, जीके। कंप्यूटर को देखिए, कंप्यूटर को तो आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा, उम्मीद है कि आने वाले समय में कंप्यूटर में आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल आप अच्छा जा रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई बुरा स्कोर नहीं है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कीप इट अप एंड प्रैक्टिस करते रहिए आप सब, ठीक है, घबराने की बात नहीं। Which of the following windows representing elements of computer screen display desktop? ये सही है, गलत आंसर मार्क है। दोनों से ही सेम काम होता है, क्योंकि मिनिमाइज लिखा तो विंडोज एम सही आंसर है, विंडोज टी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इसी वजह से 22% लोगों का ही सही हुआ। ठीक है पंडित जी, पंडित जी बताएं। हेलो जी बताइए आप। गुड मॉर्निंग सर। आपकी आवाज बेटा काफी धीरे आ रही है। सर अब आ रही है आवाज़ मेरी? धीरे आ रही है, क्लियर है बट बहुत धीरे है, थोड़ा सा पास आके बोलिए आप। हाँ सर, वो वायरलेस है आपकी बस। आवाज नहीं आ रही है बेटा, माइक के एकदम पास आ जाइए, थोड़ा जोर से बोल के देखिए। अब आ रही है सर? नहीं नहीं, अभी भी नहीं आ रही। आप में से किसी को आ रही है पंडित की आवाज? सर अब आ रही माइक अगर आपने कुछ ईयरफोन्स वगैरह लगा रखे हैं तो आप हटा के बोल के देखिए, नहीं लगा रखे लगा के बोल के देखिए, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करें। आ रही है, तेज आ रही है, धीरे आ रही है? सर अब आ रही है, बता दीजिए सर। है? अब बोलिए। हाँ सर, आपने सर मैं 2 मंथ पहले सजेस्ट नहीं किया यार, था। काफी धीरे आ रही है, थोड़ा सा आप प्लीज पास आओ, किसी तरीके तेज बोलो। सर आपने 2 मंथ पहले सजेस्ट किया था कि बिल्कुल यहीं पे रहना, हिलना मत, स्टैचू हो जाओ। हाँ बताओ। हाँ सर, आपने मेरे को 2 मंथ पहले मैंने आपसे कुछ नहीं एडवाइस ली नहीं थी। मिल गई, ये तो चीटिंग है देखो। अभी भी नहीं आ रही क्या सर? अब आ रही है, यहाँ पे रहना बिल्कुल। सर थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए। सर आपने मेरे को 2 मंथ पहले सजेस्ट किया था हम्म। कि आप मेरे को कुछ एडवाइस वगैरह दी थी कि 2 मंथ नहीं, बाद फिर आके धीरे हो गई। सर वॉइस का इशू हो रहा है, 1 मिनट सर, मैं ईयरफोन लेके आऊँ कहीं से। नहीं आप वो एक बार देखिए, आप मुझे दोबारा कॉल कीजिए ईयरफोन्स वगैरह लेके किसी से। ओके सर, ओके सर। जब तक मैं अगला डाउट ले लेता हूँ।
टाइपिंग स्पीड सही है, बट बैक स्पेस नहीं ज़्यादा है, जितनी स्पेस की बात है। आप 1 करोड़ बार टाइप करिए, 1 करोड़ बार बैक स्पेस दबा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? आपका डाउट आई होप मैंने एकदम क्लियर कर दिया होगा। शुभेंदु का एक रेज़ हैंड ले लेता हूँ। हेलो सर। जी, शुभेंदु जी बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। माइक के पास आना होगा आपको। नमस्ते सर जी। नहीं आ रही, आवाज़ आ रही क्या है? चक्कर है ये? आपको माइक के पास आना होगा थोड़ा-सा। आवाज़ काफ़ी धीरे आ रही है, आपकी भी धीरे आ रही है, पंडित जी की भी धीरे आ रही थी। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही बेटा, आवाज़ नहीं आ रही। ईयरफ़ोन्स का आप इस्तेमाल करके देखिए। एक बार आप शुभेंदु मुझे दोबारा भेजिएगा ईयरफ़ोन्स वगैरह का, अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो। मैं जब तक 1-2 डाउट सॉल्व लेता हूँ। एक बार दोबारा मैं जो है जी, पंडित जी बताइए। क्या आप में से किसी को आ रही है आवाज़? नहीं आ रही है। आप चेक करिए एक बार पंडित जी, कोई दिक्कत है? क्योंकि अगर सिर्फ़ मुझे नहीं आ रही होती तो मेरे पार्ट पे होती, किसी को नहीं आ रही तो आपके पार्ट पे है। ईयरफ़ोन्स को हटाइए, फिर बोल के देखिए। आवाज़ आ रही है सर? अब आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आपने मेरे को 2 मंथ पहले सजेस्ट किया था कुछ। हुँ, तो सर आपने बोला था कि मैंने आपकी क्लास लगाई सर, आपका हिस्ट्री का पूरा बैच लगा लिया मैंने। हुँ, सर नोट्स भी मैंने कंप्लीट कर लिए पूरे। हुँ, सर मैंने ज्योग्राफी की भी लगा ली, बट सर मेरा नोट्स से पढ़ने का मन नहीं करता। मतलब ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं क्लास ही ले लूँ फिर से। हुँ। तो सर मैं जैसे आपकी नोट वगैरह खोल के बैठता हूँ। अब ये लाइन फिर से धीरे हो गई। पढ़ने का मन नहीं होता, क्लास ले लूँ, वहाँ तक आया समझ। हाँ सर, नोट्स बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता सर मेरा। थोड़ा-सा लाउड किसी तरीके बोलो, थोड़ी बुराई ले लो लाइब्रेरी में, कोई बात नहीं, बाहर आ जाओ, चाहे बहुत दूर आ जाओ कहीं। सर बाहरी बाहरी हूँ लाइब्रेरी के बिल्कुल। हाँ, बोलिए। हाँ तो सर मेरा क्या है कि मैं मॉक वगैरह देता हूँ ना, तो सर और मेरा जो उसमें नोट्स वगैरह पढ़ने का वो नहीं करता मेरा। बीच-बीच में आपकी आवाज़ बहुत डाउन हो रही है, फिर बहुत हाई आ रही है। दोबारा बोलिए एक बार। सर मैं रात को आऊँ? हाँ, ये लाइन आई, लेकिन रात को मैं नहीं आ पाऊँगा, आज रात वाली क्लास नहीं है मेरी। बस ये अभी जो बोला बिल्कुल वहीं रहना। अच्छा ओके सर, ओके। हाँ, बिल्कुल यहीं रहो, बिल्कुल बोल दो बिंदास दिल की सारी बात। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। सर एक और बोलो, सर बोलो। मैंने पहले बात की थी जब नहीं हुआ था इतना इशू। दोबारा बोलिए लास्ट टाइम। तो सर ये बोल रहा हूँ कि मैंने पहले आपसे बात की थी जब इतना इशू नहीं हुआ था, अब बहुत इशू हो रहा है हाँ, वॉइस हाँ, का। बिल्कुल। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन निकालते हैं ना। देखो वो तो देखिए, फ्रस्ट्रेशन आपको भी हो रही है, मुझे भी हो रही है, बट इट डज़ नॉट मैटर। अभी के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि अभी तो सर मैं सेकंड ईयर में हूँ। हुँ, तो सर आपने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप पहले अपने कोर्स वगैरह लगाओ, तो मैंने आपका हिस्ट्री का कर लिया, ज्योग्राफी का कर लिया। ठीक है। हाँ बट सर मैंने नोट्स भी बना लिए, पर मैं उनको कंप्लीट कर लिए मैंने दोनों 2 महीने के उसमें अंदर दोनों कंप्लीट कर लिए। पर सर नोट्स से पढ़ने बैठता हूँ, लाइब्रेरी में भी आता हूँ, तो नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि अभी क्लास दोबारा लगा लूँ। ठीक है। ये सर ये इशू हो रहा है। और सर मैं मॉक वगैरह देता हूँ, मैं मतलब मैंने 100-150 मॉक अप्रॉक्स दे लिए होंगे। क्या 100-150 मॉक्स दे दिए? हाँ सर, अप्रॉक्स मिनिमम। सिलेबस बाकी सब्जेक्ट्स का पूरा हो गया आपका? कंप्लीट सर, मैथ का सर 2 बार कर लिया। और सर इंग्लिश में मेरे मार्क्स 45 अप्रॉक्स आ जाते हैं 100 में आउट बहुत ऑफ। बढ़िया। और ठीक सर है, रीजनिंग में 45, 46, 48 तक आ जाते हैं। ठीक है, जीके में 15-20 अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री का किया है सिर्फ। ठीक है। और इंग्लिश में? और सर इंग्लिश में मेरे 45 अप्रॉक्स आ जाते हैं। मतलब 3 सब्जेक्ट्स में आपके 45 के आस-पास आ रहे हैं और जीके में आपके भी 15-20 के आस-पास आ रहे हैं। नहीं सर, मैथ में नहीं आ रहे, इंग्लिश और रीजनिंग में आ रहे हैं सिर्फ। मैथ्स में कितने आ रहे हैं? मैथ में सर 30-35। तो ये नंबर कहाँ कट रहे हैं? सर एडवांस सेक्शन। तो सीएचएसएल है अभी आपका? हाँ सर, मैं भी सेकंड ईयर में हूँ, मैं सीजीएल तो दे नहीं सकता, सीजीएल का मैंने फॉर्म भरा है सर, और एमटीएस का भी डाला है। तो सीएचएसएल आप देने जा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल। हाँ? हाँ सर, जा रहा हूँ देने। हाँ, तो आपको ऑल द बेस्ट सीएचएसएल के लिए। मेरे हिसाब से जो तैयारी आपकी अभी है, इससे आपका सीएचएसएल क्लियर हो जाएगा। बस पेपर में ब्लंडर करके मत आना। सर अननेसेसरी जो गेस्ट वर्कबाजी होती है वो मत करना। यहाँ से लेकर सीएचएसएल तक डेली का 1 मॉक दे दो और मैथ्स में जो एडवांस का पोर्शन बचा है उसे पूरा कर लो। आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप सीएचएसएल का पेपर निकाल लेंगे। सर जीके पर को लेकर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप अभी पूरी-पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते, तो उस केस में आप ये जिस कोर्स में आप इस समय हैं, इस कोर्स को आप अच्छे से लगा लो। क्लासेस कोई देख लो बस अच्छे से, ईयरफ़ोन्स लगा के लाइब्रेरी में या जैसे भी, अच्छे से चाहे 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में, 1 की स्पीड में, जैसे भी आप देखना चाहो। जीके के लिए इस कोर्स को लगा लो और उसके अलावा मैथ्स में एडवांस मैथ्स को पूरा कर लो। डेली का 1 मॉक देना चालू कर दो, इतना पेपर के लिए काफ़ी है। सर मेरा सर एक इशू ये आ रहा है कि सर रीजनिंग में मेरा 25 टू 30 मिनट्स लग जाती हैं सर, 25 मिनट्स मिनिमम लग जाती हैं सर मॉक में। ऐसा क्यों? आप पहली बार में पूरे 25 के 25 बना रहे होंगे।
हाँ सर, मैं क्या ये नहीं, पहले से नहीं, मैं ऐसा नहीं करना ना, ये तो गड़बड़ है। तो आपका मॉक में कितना स्कोर आ रहा है? मॉक में सर 130 140 अप्रॉक्स। अच्छा, तो लेकिन आप कह रहे हो 2 सब्जेक्ट में आपके 45 आ रहे हैं, तो 90 ये हो गए। हाँ सर, 90 तो सही हो गए, 40 मैथ में सर 30 मान लीजिए आप। ठीक है, देखो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। रीजनिंग और मैथ्स के 25 सवाल जब आप देखेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस ध्यान रखना, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। रीजनिंग मैथ्स एंड में होने चाहिए, ठीक है? सर ये इनके हाँ सर, पहले ये अटेम्प्ट में जितने भी करने हैं, ऑल अटेम्प्ट करेंगे आप। ऑल का मतलब है कि अगर आपको 25 में से 12 आते हैं, तो 12 के 12 हाथों हाथ करेंगे, बाद में रिविजिट नहीं करेंगे हम जीके को, ठीक है? हाँ सर। ऑल का ये सर मैं मतलब नहीं है कि 25 के 25, ऑल का मतलब है ऑल जिनके आंसर मुझे पता है। सेम गोज फॉर इंग्लिश, इन्हें भी रिविजिट हम नहीं करेंगे। अब आते हैं रीजनिंग पे। पहली बार में वो सारे सवाल स्किप होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? पहले अटेम्प्ट में मैं अगर 20 के आसपास भी बना गया, मान लेते हैं 20 क्वेश्चन मैंने बना लिए फॉर एग्जांपल 15 मिनट में या 13 मिनट में, 15 भी थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं जीत गया, ठीक है? समझ पा रहे हैं? फिर आ जाएँगे मैथ्स पे। मैथ्स के भी वो जो 15 से 20 सवाल मैं पहली बार में बना गया, वो बढ़िया है। 15 से 20 मिनट में 15 सवाल बना गया। फिर जो एंड का टाइम बचेगा, उसमें रीज़निंग के उन सवालों पे जाना है जो आपको लगता है कि आप बना सकते हैं, टाइम लेंगे। ऐसे ही मैथ्स के उन सवालों पे आना है जिन्हें आपको लगता है टाइम लेंगे लेकिन बना लेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? जी सर, जी सर। सर मेरा रीजनिंग के 30 मिनट में 25 सवाल से बढ़िया है रीजनिंग के 22 सवाल 15 से 20 मिनट में, क्योंकि वो जो 2-3 सवाल का लॉस है, वो मैथ्स में हम कंपेंसेट कर सकते हैं उसे। अच्छा सर, ओके। ठीक सर है? मेरा सीरीज सीक्वेंस का हाँ सवाल सर। आपको दिखा, सीरीज का सवाल 10 सेकंड में नहीं बना, स्किप कर दो। ईगो पे नहीं लेके जाना। सर जी मैं बताइए। ईगो पे सर मैं ऐसा लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो उसमें बहुत टाइम कंज़्यूम हो जाता है मेरा। हाँ, बहुत बस टाइम उस सवाल से बचना है। जैसे आपने एक बार देखा सीरीज का नहीं बना, अगले मॉक में फिर नहीं बना, उससे अगले में भी नहीं बना। 10 सेकंड तक नहीं बनाना, अगर चौथे मॉक में स्किप कर दो। ईगो पे नहीं लेना, ट्राई नहीं करना अपने को, ठीक है? ऐसी काउंटिंग फिगर में आपको सवाल दिखा कॉम्प्लेक्स है, आपको दिखा 1 मिनट लेगा, नहीं करना अपने को। एंड में करेंगे इसे आराम से। ओके सर। सर मेरा सीक्वेंस तो यही है, जैसे पहले मैं जीके गया हूँ, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। पर सर मेरा अगर मैं रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, आपकी मेरे को आवाज़ धीरे हो गई फिर से। सर ये कह रहा हूँ कि मेरा सीक्वेंस तो यही है, सेम टू सेम, जैसे ठीक आपने है, दिखाया ना। हाँ सर, अब जैसे मेरे रीजनिंग में आउट ऑफ 50 आउट ऑफ 50 आ जाते हैं, उधर फिर मैथ बहुत में कमी हो जाती है, बिकॉज़ टाइम 5-7 मिनट बचती है सिर्फ मैथ के लिए मेरे पास। आप सही जा रहे हो, ज़्यादा नहीं घबराना, ज़्यादा इधर-उधर से सजेशन नहीं लेने, रोज़ का 1 मॉक देना है, एडवांस मैथ्स पे काम करना है। जीके का ये वाला कोर्स लगा लेना, जीके में जो पढ़ना चाहो वो पढ़ लेना अभी के लिए, लेकिन बाकी 3 सेक्शंस की प्रैक्टिस करते रहना, जी सर, ठीक है? ओके सर। ओके, ओके सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी, शुभेंदु जी, एक और बार देखते हैं आपसे बात हो पाती है, नहीं हो पाती। नमस्ते सर जी। आपकी आवाज़ आ रही है शुभेंदु, लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे आ रही है। नमस्ते सर जी। सर अब आ रही है? आप में से किसी को आ रही है शुभेंदु की आवाज़? सर मैं एक बार ब्लूटूथ ऑफ करके नहीं आ रही है बेटा, एक बार आप चेक करिए कि क्या इश्यू आ रहा है। मतलब बहुत ऐसा लग रहा है दूर से आ रही है आवाज़, काफ़ी धीरे आ रही है। आप एक काम करो शुभेंदु, रास्ता निकालते हैं। आपको जी बात नहीं हो पा रही ना, आप एक पेज उठाओ या अपना एक मैसेज टाइप करो, जैसे व्हाट्सएप पे, या फिर एक पेज पे लिख दो, या फिर टाइपिंग कर दो। आप अपना पूरा डाउट मुझे लिख कर भेजो, क्वेश्चन टैब में, उसकी फ़ोटो भेजो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ऐसे ही बता दूँगा। तो अपने को रास्ता निकालना है ना, देखिए। तो आप अगली क्लास में या 4 से 6 वाली क्लास में, 1 से 3 वाली क्लास में मुझे जी अपना सर। डाउट लिख कर भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ऐसे ही बता दूँगा, ठीक है? जी सर। सर अभी आवाज़ आ रही है? अब बेटर है, काफ़ी बेटर है। जी बताइए। जी सर। सर मैं आपको याद हूँ सर, मैं मतलब सीजीएल से पहले पहली बार आपसे बात करके गया था। तो सर सीजीएल प्री तो क्लियर हो गया, अब स्टेनो भी क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन मैं स्टेनो का स्किल देने नहीं गया था। मैं आपको पूछा था ना उस क्लास में, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ? तो सर मैं नहीं गया। मेरे को सर स्टेनो आता ही नहीं है थोड़ा-सा भी। ठीक है। सर मैं स्किप किया। सर लेकिन अभी मैं क्या करूँ? मतलब मेरा सिलेबस भी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हुँ, तो मैं अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मतलब अभी अभी कंप्यूटर का कोर्स भी नहीं लगाया, और टाइपिंग 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 तो कल से स्टार्ट की है। मतलब मेंस पे फोकस करूँ आपका या प्री में सीएसएल कितना करूँ? स्कोर है? सर क्या बोले? प्री में रॉ स्कोर कितना है सीजीएल का? सर वो सर 118 ठीक है, 108 कैटेगरी कौन-सी अगर आप बताना चाहें तो? सर ओबीसी ओबीसी। ठीक है। अम, आप ये बताइए कि आपने दिसंबर से अब तक क्या-क्या पढ़ा है? सर दिसंबर से अब तक सर मैं रिवीजन कर रहा हूँ, और जो मैथ का जो बाकी है उसको पूरा कर रहा हूँ, और आपसे जो स्पेस रिवीज़न किस चीज़ का कर रहे हैं आप? मतलब जो पढ़ चुका हूँ वही। नहीं, आपका जैसे सिलेबस इनकम्प्लीट है, जी सर। तो वो आपने उसमें क्या-क्या नया पोर्शन कंप्लीट करा है प्री के बाद से? सर मैंने मैथ्स का 2-3 चैप्टर किया है, अरिथमेटिक का। और और सारे मतलब आपसे पढ़ रहा हूँ, जो जो रात वाली क्लास है वहीं से पढ़ रहा हूँ। हुँ, और सर वही जो कर रहा हूँ, जो सिर्फ मतलब जो रिवीजन कर रहा हूँ, और नया सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रहा हूँ, आप मैथ्स। वर्किंग हो, नॉन और वर्किंग हो? नहीं सर, मैं भी नॉन वर्किंग हूँ।
आपको लगता नहीं कि हमने कम पढ़ाई करी है 3 महीने के हिसाब से? नहीं सर। मतलब आपको लगता है आपने करी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है? जी सर, मतलब बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट किया है, मतलब जो नहीं हुआ था। तो सर, मैथ्स में आपका भी क्या बचा है? मैथ्स में और 3-4 टॉपिक्स मतलब नंबर सिस्टम बाकी है, मिक्सर एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब बाकी है सर। मतलब मैं जो कर चुका हूँ, मतलब हाँ, जितना कंप्लीटेड है उसका उसका सर, मतलब उसको मतलब रिवीजन करने को है, ठीक। मतलब। देखो अभी के लिए जो है, अच्छा आपने मेंस ओरिएंटेड तैयारी क्यों नहीं शुरू करी? जैसे मेंस की डेट आ गई थी तो? सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था ना, मतलब क्या करूँ समझ में नहीं, मेरे को लगा कि मेंस ओरिएंटेड मतलब प्रिपेयर करूँ तो सिलेबस छूट जाएगा, उसके बाद देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीएचएसएल। सिलेबस कभी भी पूरा नहीं हो पाता ज़िंदगी में, ठीक है? जी ये थोड़ा एक सीख ले लेना, मतलब साथ-साथ मॉक्स देते चलना। अभी के लिए आप क्या करो, अभी आपके पास 10 एक दिन है लमसम, है ना? तो अभी के जी लिए आप क्या करो, सबसे पहले 1-2 मॉक्स दो। ये मेंस का। अपना मेंस के मॉक्स दो, ठीक है? क्या होगा? कम स्कोर आ जाएगा और क्या होगा बताओ? इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। पहले मेंस के मॉक्स दो, उसके बाद क्या करो, जैसा अभी मैंने एक बच्चे को थोड़ी देर पहले बताया था, मैं किसे हाँ बताया जी था रुकिए मैं बताता हूँ। सर, मैं कल के क्लास में सुना था आपसे, मतलब आप जो सजेशन दिए थे। मैंने किसी को बताया था, पता नहीं हाँ आज जी या कल की क्लास में, कि आप पेन हाँ जी कॉपी जो है लेके बैठना और वो जी टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेना। वो आप थे उस समय क्लास में? जी सर, मैं था। एग्ज़ैक्टली वही काम करना है। अभी के लिए देखिए 10 दिन में जो हम कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। 2 मॉक्स देना और कॉपी पेन लेके बैठना, उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लेना जो आपको लगता है कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका अगले मॉक में स्कोर बेटर हो जाएगा। 2 मॉक्स देने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब समझ आ जाएगा, कहाँ पे आपसे गड़बड़ हो रही है। फिर उन टॉपिक्स को पढ़ना, फिर तीसरा मॉक देना। इस तरीके थोड़ी प्रैक्टिस करो और जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करके जाओ। अगर जी आपको लगता है कि आपका नंबर सिस्टम, जैसे मान लो आपको लगता है कि आपका इकोनॉमिक्स छूट गया, तो उसे पूरे तरीके छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे एक ही सवाल आएगा ना, छोड़ देंगे कोई बात नहीं। क्या पता किस्मत बढ़िया हो, ऐसा सवाल आ जाए जो स्पेशल क्लास से हो या अपना जी किसी सर। कहीं न कहीं से आ जाए, है ना? तो उस जी पूरा छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो करके जा रहे हो, अगर आप कहते हो कि मिक्सचर एलिगेशन कर रखा है, तो फिर वो 2 बार पानी निकालना और 2 बार दूध डालना, वो सब आना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं पेपर में जुगाड़बाजी लगा रहे हैं उसकी। फिर हमें एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जी जैसे सर। एवरेज है, तो एवरेज में हमें एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग वाला केस है तो क्या होगा, अलग-अलग वाला केस है तो क्या होगा, मिलने वाला केस है तो क्या होगा, ठीक है? तो जो पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़ के जाना है, रोज़ का 1 मॉक देना ही देना है और जो कमियाँ उस मॉक में आती है, उसे बचे हुए दिन में अच्छे से पढ़ना। जी सर। सिलेबस कंप्लीशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे, तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज़ इनडायरेक्टली ये भी सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा है। जैसे आपने वहाँ देखा नेशनल पार्क्स नहीं आते, आपने पढ़ लिया तो वो भी तो सिलेबस ही कंप्लीट हुआ ना। जी सर। सर हाँ, मेरे तो को वही दिक्कत है कि मैं मतलब जो कर चुका हूँ वो भी थोड़ा-थोड़ा नहीं आता है। मतलब कोई बात नहीं, ये मेरे सबके को। साथ है, इट इज़ ओके। जी सर। 100% कॉन्फिडेंस तो स्कूल में भी नहीं आता था अपने को। मुझे भी याद है कि मैं खुद भी जब पेपर देने जाता था, तो पेपर से पहले मुझे लगता था मुझे आता ही नहीं। जी तो सर। इट इज़ ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत नहीं आता चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, इतना चलता है, ठीक है? अभी के लिए आप अच्छे से बस इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कीजिए, होपफुली इससे आपको फ़ायदा होगा। सर जी मेरे को ये लगता है कि मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आगे सीएचएसएल भी, एमटीएस से मैं उसमें कट जाऊँगा, ऐसा लगता है। इसलिए मैं अब एक सर बात थोड़ा बताओ, सीएचएसएल तक सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे? सर थोड़ा-सा नहीं हो मुश्किल पाएगा है। ना, मुश्किल है ना? जी सर। हाँ, तो अब अपने को ये देखना है कि हम कर क्या सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकली जो समय होता है उसके हिसाब से चलना होता है हमें, कि हम पे 10-12 दिन है। हाँ, सीएचएसएल में आप कितने दिन मान लो? 20 दिन मान लो। जी सर। तो 20 दिन में सिलेबस तो पूरा नहीं होगा और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी मॉक्स तो लगाएँगे आप। जी सर। तो जी। मॉक्स को अभी से लगाना आप स्टार्ट कर दीजिए। ये जो सीजीएल मेंस के मॉक्स हैं, ये आपको सीएचएसएल में भी फ़ायदा देंगे। आप ऐसा कर लो कि डेली का 1 मॉक सीजीएल मेंस का, 1 मॉक सीएचएसएल का लगाओ और वो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, उन्हें अपने नोट्स से रिवाइज़ कर लो या फिर उन्हें तैयार कर लो। जी सर। ठीक सर है? मैं और थोड़ा-सा पॉजिटिविटी लाएँ, थोड़ा-सा खुश रहें, ज़्यादा चिंता ना करें जीवन में। नहीं सर, मैंने आपसे ही सीखा है, मतलब थोड़ा, मतलब जब सीजीएल प्री देने गया था तो बहुत डरा हुआ था, मतलब बात भी नहीं कर पा रहा था आपसे। तो थोड़ा मैं आपसे थोड़ा पॉजिटिविटी लेता रहता हूँ, तो अच्छा लगता अब है। सर देखिए मैं। आपने सीजीएल प्री निकाल ही लिया है, ऐसे आप सीएचएसएल भी निकाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बस आप ये 10-15 दिन ना ज़्यादा सोचो मत, काम करो। देखिए सिलेक्शन होता है क्वेश्चन के आंसर निकालने से, प्लान जी सर। बनाने से सिलेक्शन नहीं होता। जी सर। प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, बट वो एक फर्स्ट स्टेप है। अब वो फर्स्ट स्टेप पे आप आ चुके हो, सीजीएल प्री निकाल चुके हो, तो अब आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है? जी सर। और जो सर। छूट गया क्या फ़र्क पड़ता है? छूट गए 2-4 सवाल, कोई जान थोड़ी ले लेगा हमारी, ठीक जी है? सर। घबराना नहीं है, अगली बार दे देंगे, बहुत क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं होगा, और क्या होगा? अगली बार दे देंगे। लेकिन अभी तो हम कोशिश करेंगे ना कि हमारा हो जाएगा, ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है पेपर, हर साल होता है पेपर, कोई घबराने की बात नहीं। अभी नहीं हुआ फिर जून में दे देंगे पेपर, हाँ जी। लेकिन अभी हम ऐसे देंगे कि हम इसे क्लियर कर रहे हैं, बस इतना, ठीक है? हाँ जी सर, मैं और एक बात बताऊँ? सर हाँ, मेरे बताइए। सर मैं टाइपिंग कल से ही स्टार्ट किया है, और कंप्यूटर का आप जो कोर्स है ना, वो मैंने लगाया नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं लगा नहीं पाया। टाइपिंग आप रोज़ करेंगे आधा घंटा और कंप्यूटर के लिए आप जो अपडेट सेक्शन में पीडीएफ्स दी गई हैं, आप उनसे एक बार रीडिंग कर लेंगे, जी। जी ठीक सर। है? इतना जी। आप करें, मेरे हिसाब से इतना सही रहना चाहिए।
जी सर। सर मैं 5-6 क्लास मतलब मशक्कत कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, मतलब वो भी छूट गया था कि बात हो पाएगी नहीं, आपने कॉल रिसीव किया इसलिए बहुत सारा थैंक यू। नहीं, नहीं, देखिए मैं तो अपनी तरफ से हमेशा ही एफर्ट करता हूँ। वो पंडित जी ने एक बार लिखा कि मैं लाइब्रेरी के बाहर आया हूँ, तो मैंने फटाफट से उनका डाउट लिया बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड एक बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है जी सर। लाइब्रेरी जाना, उसके बाहर आके वो बच्चा खड़ा, तो आई कैन इमेजिन दैट थिंग। सो मैंने सबसे पहले उनका डाउट लिया। दूसरा मुझे याद था कि आपने रात को भी भेजा था, मैंने 2 बार कोशिश करी और अब भी फाइनली मैंने आपको कहा मैसेज लिख के भेजो, लेकिन जैसे ही मुझे आपकी आवाज़ आई तो मैं रुक गया। मैं चाहता तो कह देता कि नहीं अभी भी नहीं आ रही या कोई बात नहीं लिख के भेज देना, बट जैसे ही मुझे आवाज़ आई मैंने आपका डाउट लिया। तो इट इज़ ओके, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा फर्ज़ है। ये हम बच्चे पे कोई एहसान नहीं करते हैं डाउट लेके, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये टीचिंग फील्ड इज़ नॉट अ जॉब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जी आई सर। अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो बस अच्छा सीखते रहिए आप और क्या है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत चलिए पॉजिटिव सर। सेम हियर। आपको थैंक ऑल यू। द बेस्ट, अच्छे से आप तैयारी करो, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। तो बाकी डाउट्स दोस्तों, एक आशीष आपका रेज़ अ हैंड आया है, एक विकास आपका आया है और कुछ डाउट्स हैं राम, अभिषेक कई बच्चों के हैं। ये मैं आने वाली क्लास में लेता हूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं आप सभी से 1 बजे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल।